कुछ देने आ रहे हैं और जो आप लेने आए हैं वो आपके अंदर से भी दिखना चाहिए। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज अच्छे से बना के बैठिए, रीड की बैठिए एकदम सी। ओके, बी अलर्ट। ब्रेन और माइंड कहाँ होना चाहिए? इस लेक्चर रूम में। ब्रेन और माइंड का मतलब समझते हैं? अंतर समझ में आता है? व्हाट इज ब्रेन एंड व्हाट इज माइंड? यूपीएससी की तैयारी करने बैठे हैं तो इतने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। ओके, अगर नहीं है तो हम हैं बताने के लिए। ठीक है, चलिए आप स्टार्ट करिए अपना इंट्रोडक्शन। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं और आप क्या बनना चाहते हैं? I came from Deoghar. I am preparing for UPSC. State services, no? Yes, ma'am. And also dream and what you want to be in future. That is my आप 5 साल बाद खुद को कहाँ देखना चाहते हैं? as a the thesis officer. गुड, ऑल द बेस्ट। चलिए नेक्स्ट। मेरा प्रदीप कुमार प्यारेगढ़ से हूँ। मैंने लोग कैबिनेट जुडिशियल में जाना चाहता हूँ। पीसीएसजे की तैयारी के थ्रू आप यूडीएससी में जाना चाहते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। पहले हाई कोर्ट से आपको सवाल करनी मुझे, है ना? एक्सपीरियंस के बाद हम तैयारी कर जाएंगे। ठीक, आपको पता है हमारी इंग्लिश बहुत मैटर करती है। अभी हमारी जो न्याय प्रणाली है ये स्टूडेंट्स वो टोटली कहाँ वर्क कर रही है? इंग्लिश में बात कर रही है। उसकी बॉडी कैसे रन कर रही है? इंग्लिश में रन कर रही है। तो आपकी कमांड कैसी होनी चाहिए? A1 होनी चाहिए। जो भी यूडीएससी की तैयारी कर रहा है या उधर जाना चाहता है, मेरा स्पेशल उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपनी कमांड इंग्लिश पे अच्छे से कर ले। ठीक है, और एक परसेंटेज में आपको बता दूं, एक स्टिग्मा होता है या फोबिया हमारे अंदर होता है कि हम नहीं कर सकते। वहां पर जो पास परसेंटेज है वो यूपी बोर्ड के बच्चों की जाने। ओके, तो विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट। My name is Aman Kumar. My village is Lopri. मैं भी इंजीनियर पढ़ता हूँ और मेरा ड्रीम है आईएएस ऑफिसर बनना। उस ड्रीम को सच करने के लिए आप कितनी मेहनत करने वाले हैं? हो पाएगी, आप करेंगे। Hello, madam. My name is Mohit Kanodia and I am based in Patalpur and I completed my bachelor BSc Computer Science from Uttarakhand Technical University and I am become a civil servant. Okay, you want to be a civil servant in future? Yes. A best civil A servant. best civil servant. A best civil servant. Civil servant तो बहुत होते हैं लेकिन उसमें भी best. Yes, ma'am. Okay, इसका नाम है. Okay, चलिए, this is your best. चलिए कंटिन्यू करेंगे पीछे। Good evening, ma'am. My name is Gulshan. I am from Salanpur and I want to become an IAS officer and IAS officer also. All the best. Fine. I am from Patalpur. I want to be a lawyer. All the best. My name is Anupriya. My qualification is finance. My dreams are IAS officer. All the best. मेरा नाम पूजा है, मैं सरसाम से हूँ और मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है और मैं सिविल सर्विस। बातें नहीं, 5 मिनट निकल चुके हैं स्टूडेंट्स, 5 मिनट दिए थे। My name is Vidyana and I am from Salanpur and I am becoming an IAS. All the best. After all the best. My name is Deepika and I am in 11th class. You are in 11th class. Oh my God, clapping. I am a lead aspirant, but क्योंकि जो मेरे पापा हैं वो टीचर हैं तो इस वजह से मुझे यहीं पे रहना पड़ता है, तो इसीलिए मैं हाई टाइम में यूपीएससी का चेक कर रही हूँ। Excellent. Excellent. All the best. Thank you. चलिए next. And my name is Priya Bharti. I am from Kanpur and I completed my BSc and I want to become an IAS officer. सर कुछ ऐसा है, एक्सक्यूज मी, 4 के बाद अग्नि है, कितने टाइम पे कंटिन्यू?
आठ आठ करना देना शाम को। 4 से कोई बात नहीं। अभी तो कैंडिडेट आए हैं, आप ना आप कौन से चलिए अपना नाम बताइएगा, अपनी क्वालिफिकेशन क्या कर रहे हैं और आप क्या बनना है। सुन लीजिए पहले मुझे, ये तो बात नहीं, ये कॉमन क्लास नहीं है। यहाँ जो खड़ा है ना उस प्लेस पे, वो आपको कुछ देना चाहता है, लीजिए उसको। ठीक है, आपको एक दिन यहाँ आना है, तो ये सोच करके रिसीव करना सारी चीजें, ठीक है। हाँ बेटा, मैंने 3 चीजें कही हैं अभी। एक तो अपना नाम बताना है आपको, आपका क्वालिफिकेशन और आप क्या बनना चाहते हैं लाइफ में। मेरा नाम रविमान है, मैं एलएलबी किया है और मैं आईएएस ऑफिसर ही बनना चाहता हूँ। अच्छा, ये क्या है, आईएएस ऑफिसर ही बनना चाहता हूँ। बाकी तो डायरेक्ट वैसे मैं मेरा ड्रीम है मुख्य सचिव बनना चाहता मुख्य सचिव बनना चाहता हूँ। मैं अच्छी रैंक ले जाती हूँ आईएएस में, फर्स्ट या सेकंड। आपको पता है जो हमारी आईएएस सर्विस होती है वो कितनी ब्रांचेस में होती है, कितनी ब्रांच में होती है। और इंडिया सर्विस, ग्रुप ए सर्विस और ग्रुप बी सर्विस, इसमें भी कैटेगराइज किया गया है कि कौन इंडियन इसमें को लेगा और कौन फॉरेन लेगा। फॉरेन में भी भूटान, नेपाल, उनकी भी परसेंटेज है कि वो कौन कौन सी सर्विसेज में जाएंगे। वो सर्विसेज में जाएंगे ग्रुप बी में। तो ये पूरी जानकारी स्टूडेंट्स आपको होनी चाहिए। आप जिस फील्ड में जा रहे हैं या जाना चाहते हैं, वहां का रास्ता है ना, कैसे कैसे वहां तक जाना है मंजिल तक, वो सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सिट डाउन, ऑल द बेस्ट। माइसेल्फ साबित तो ये ऑनलाइन चल रहा है, लखनऊ की रिपोर्टिंग तो उसके सामने खड़ा रहना पड़ेगा मुझे। चलिए, माइसेल्फ साबित ओके, ठीक है। आईएएस ऑफिसर बनना है या पीसीएस या आईपीएस, डिफरेंस समझ में आता है? तीनों में डिफरेंस क्या है? क्लियर है? क्लियर है? ओके, गुड, ऑल द बेस्ट। चलिए, इंट्रोडक्शन सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, अपना जो मेन काम है वो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बोला रेडी? यस मैम। आई एम ऑडिबल? यस मैम। सबको सुनाई दे रहा है? यस मैम। मेरी वॉइस क्लियर है? यस मैम। ओके, अब सबके इंट्रोडक्शन के बाद बनता है मेरा इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। ठीक है, और आज का टॉपिक क्या है, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। मेरे लेक्चर में 2 चीजें ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आपका माइंड ब्रेन यही होना चाहिए। मेरा यही होगा तो आपका भी नहीं होगा। ठीक है, ये कोई मजाक वाली क्लास नहीं है, समझ रहे हैं ना? ये कोई मजाक वाली क्लास नहीं है। हाँ, बहुत सेंसिबल होकर आपको चीजों को क्या करना है, रिसीव करना है। ठीक है, जो बनना चाहते हैं ना वो झलकते हैं अपने व्यवहार से, समझ रहे हैं ना? किसी को बताने की जरूरत है, जो आपने बोला मैंने बहुत ध्यान से सुना, तो आई थिंक मुझे मोस्टली का याद भी है कि कौन क्या बनना चाहता है। तो आपका व्यवहार आने वाले 1.5 घंटे में मुझे सब बता देगा कि वाकई में आप बनेंगे या समझ रहे हो। इंट्रोडक्शन, ठीक है। मेरा नाम पूजा सैनी है, मैं डाइट प्रवक्ता पट्टी सहारनपुर में कार्यरत हूँ और मेरा विषय मनोविज्ञान, जिसे कहते हैं साइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। जो किसका होता है? इट्स ए साइंस ऑफ बिहेवियर। तो किसका स्टडी करता है? बिहेवियर। किसके बिहेवियर का? ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर का। और वो कौन है? आप सब लोग हैं। ठीक है, तो आने वाले 1.5 घंटे में मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे पूरा कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, मुझे सुनेंगे और उन चीजों को समझेंगे। ठीक है, ओके, स्टार्ट करें सेशन? यस मैम। चलिए, आपने एक हैशटैग सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, बट मेरी साइकोलॉजी ये कहती है बेस्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बेस्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आर यू एग्री विद मी? आर यू एग्री विद मी? एनर्जी कहाँ है आप लोगों की? सिविल सर्वेंट की तो एनर्जी फुल होती है।
एक्टिव हुआ? हेलो Yes, ma'am. नहीं बेटा ये थोड़ी देर सभी अधिकारी जो ऑफिसर है वो चेक करते हैं। कि आज का एक्सपर्ट कितनी क्वालिटी के साथ और कितनी तैयारी के साथ क्लास आइए चलिए तो बेस्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन आर यू एग्री विद मी Yes, ma'am. आर यू एग्री विद मी Yes, बेस्ट प्रैक्टिस कब होगी बेस्ट प्रैक्टिस कब होगी जब आपका व्यू जब आपका एम कैसा होगा क्रिस्टल क्लियर कैसा होगा क्रिस्टल क्लियर आपको अपनी लाइफ में दो चीजें याद रखनी है एक आपको जो बनना है प्लस अगर आप नहीं बन पाए उस कंडीशन में आप क्या करेंगे उसकी तैयारी आपको पहले ही कर लेनी है क्लियर मुझे आईएएस बनना है 1% नहीं बन पाया तो नहीं बन पाई तो मैम मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी है मैं एनजीओ चलाऊंगा मैं एनजीओ चलाऊंगी मैं एमएससी एजी से हूँ तो मैं नई टेक्नोलॉजी का एक फॉर्म लगाऊंगी या फॉर्म लगाऊंगा तो ये ऑप्शन आपके पास होना चाहिए तो बी प्लान हमेशा अपनी लाइफ में तैयार रखिए उससे क्या होता है आने वाले जो आपके जो फॉलोअर्स हैं वो आपको फॉलो करते हैं क्योंकि आपके पास ए प्लान की जगह बी प्लान भी था क्योंकि 100% सक्सेस किसी की लाइफ में डिसाइडेड नहीं होती है तो हमेशा बी प्लान भी आपका रेडी होना चाहिए ये कौन कहता है ये कहती है ह्यूमन साइकोलॉजी कौन कहता है ह्यूमन साइकोलॉजी और साइकोलॉजी किसका स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर का तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरपर्सनल स्किल्स एंड एनालिटिकल एबिलिटी यानी कि आपके जो अंतर्वैयक्तिक कौशल है वो कैसे होने चाहिए जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं प्लस आपकी योग्यता कैसी हो क्या करने की विश्लेषण करने की कि मेरा सिलेबस है ये पेपर पैटर्न है मुझे कितने घंटे किसको देने हैं किसका सिलेबस ज्यादा है और किसका कम कौन सा सिलेबस या कौन सा सब्जेक्ट मेरी सोसाइटी से मुझे जोड़ रहा है तो उसकी तैयारी कम करनी होगी और जो मेरे नया है लेकिन स्कोरिंग है उसकी तैयारी आपको तो क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर आपका ब्रेन क्या कर रहा है एनालिसिस क्या कर रहा है एनालिसिस और अच्छा एनालिसिस कौन करता है जिसकी स्किल अच्छी होती है जिसकी स्किल अच्छी होती है अच्छी बताइए स्किल एक दिन में डेवलप हो जाती है टाइम टेकिंग है कैसे होती है डे बाय डे आर बाय आर अभी क्लास से पहले आप कुछ और नॉलेज रखते थे और स्किल थी और 1.5 घंटे के लेक्चर के बाद आपके अंदर 1 या 2% क्या स्किल एक्स्ट्रा हो जानी है तो कैसे देखिए स्किल काम करती है कैसे बढ़ती है वो आर बाय आर डे बाय डे जैसे आपका आर होगा आपका घंटा होगा कैसे निर्धारित होगा क्वालिटी से भरा हुआ वैसे ही आपका दिन क्वालिटी से भरा होगा वैसे ही आपका महीना क्वालिटी से भरा होगा ऐसे ही आपका साल और जब साल आपका अच्छे कार्यों से भरा होता है अच्छी एक्टिविटी से भरा होता है और आपकी लाइफ कैसी हो जाती है अच्छी हो जाती है तो ये किस पे निर्धारित है आपके प्रत्येक घंटे पर कि आपका घंटा कैसे व्यतीत हो रहा है फोकस करिए स्टूडेंट्स कि आपके घंटे कहाँ जा रहे हैं कहाँ आप खर्च कर रहे हैं उन घंटों को यूपीएससी की तैयारी करना कोई मजाक बात नहीं है यूपीएससी को कहना नहीं कि मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूं एक बहुत बड़ा जज्बा चाहिए नहीं चाहिए चाहिए आपके अंदर इतनी एबिलिटी होगी अगर मुझे फेलियर मिल गया तो मैं दोबारा से फुल एनर्जी के साथ खड़ा हो जाऊंगा या खड़ी हो जाऊंगी ठीक है उसके लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना है प्लस फिजिकली स्ट्रांग भी होना है ठीक है अब बात करते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या होती है और कैसे ये अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं यूपीएससी की तैयारी ठीक है आपने देखा होगा जब यूपीएससी की तैयारी हम लोग करते हैं तो एक टेबल चेयर एक रूम तक खुद को सीमित कर लेते हैं राइट कोचिंग या फिर आपका रूम कोचिंग या फिर आपका रूम तो आपकी लाइफ कहां तक रह गई रूम और ठीक है आपने बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे देखे होंगे न्यूज़पेपर्स में आते हैं कि किसी आईएएस या केसीएस ने क्या कर लिया सुसाइड कभी दिमाग में सवाल आया क्यों किया वो तो टॉपर क्यों किया उनका तो जो स्किल था बड़ा अच्छा था डिसीजन पावर बड़ी अच्छी थी
मैंने ऐसा कदम उठाना पड़ा। सोचा है कभी? आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, आप उस फील्ड में जाने वाले हैं, तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए ऐसी घटनाओं पर। ऐसा क्यों हुआ? और कैसे इन घटनाओं को हम रोक सकते हैं, या खुद हम उस लाइन में ना खड़े हो एक दिन, खुद को कैसे बचा सकते हैं? सोचा कभी? ऐसे क्या कारण बन जाते हैं? तो कहीं ना कहीं जो आज टॉपिक है मेरा, इंटरपर्सनल स्किल्स या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल्स, तो कहीं ना कहीं उसी विषय से हमारे संबंधित है। किससे? कि कैसे अपने वर्क प्लेस पर या ड्यूरिंग प्रिपरेशन खुद को तैयार रखें। किससे? अप एंड डाउन से। सोचा कभी ऐसा क्यों होता है? चलिए मैं बताती हूँ। जब हम केवल सक्सेस के लिए पढ़ते हैं, जब हम केवल सक्सेस के लिए पढ़ते हैं, तो हमारे ब्रेन का एक पार्ट ही काम करता है। पद पाना आसान होता है, लेकिन उसको मेंटेन करना उससे भी बहुत मुश्किल होता है। एग्री विद मी? और जब हम उस चीज को सोचकर नहीं चलते या उस तैयारी के साथ हम नहीं चलते, तो ये घटनाएं होती हैं और ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। अगर मैं आज यहाँ खड़ी हूँ तो मुझे पता होना चाहिए हर बच्चे के मन का कि वो कैसे कैसे बैकग्राउंड से आकर यहाँ तैयारी के लिए बैठा है, उसे कितनी नीड है, उसे क्या चाहिए, ये यहाँ खड़े हुए एक्सपर्ट को पता होना चाहिए। ठीक है? ऐसे ही जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो पढ़ाई तो करें, उसके साथ साथ व्यवहारिक भी बने। खुद को एक रूम या क्लासरूम तक सीमित न, वो जन सामान्य घटनाओं पर भी अपना ध्यान केंद्रित करें समाज में घटित हो रही है। वो शाम को 2 घंटा उन बस्तियों में जाकर घूमे जहाँ के स्लम लोग रह रहे हैं। वो अनाथ आश्रम में जाकर के देखें लोग कैसी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एग्री विद मी? इससे तो डिस्टर्बेंस तो नहीं होने वाला ना उनसे। जो उनकी जो स्किल होती है ना, कि कहीं ना कहीं काम करना बंद कर देती है आफ्टर सक्सेस। जो बर्डन होता है, अगर वो उसे किसी कोई समस्या आ रही है तो उसने पहले ही उसका क्या कर लिया? रेकी कर लिया। रेकी का मतलब उसने उसको देख लिया है बहुत करीब से, उसको ज्यादा सोचना नहीं है। उसको पता है कि जब मैं गया था 2 घंटे वहां पर, मैंने देखा कैसे कैसे सिचुएशंस में ये लोग जीवन यापन कर रहे हैं, इनकी समस्याएं क्या है, इनको चाहिए क्या। तो आपको वहां चेयर पे बैठ के ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। या उस लोग आपके पास हेल्प के लिए आ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो आप जाकर के उनके बीच में बैठेंगे। अम्मा जी क्यों घबरा रही हैं आप? हम हैं ना आपके लिए, आपकी समस्याओं का निवारण हम करेंगे, भरोसा करिए, हम आपके बेटे की तरह हैं। तो मुश्किल कहाँ से आएगी? जब आप अपनी किताबों से थोड़ा सा गैप बना करके बिहेवियर जो है सोसाइटी का उसको चेक करें। सिंपैथी तो आपने सुना है ना वर्ड? सिंपैथी के साथ एक वर्ड होता है एम्पैथी। सिंपैथी पर सहानुभूति और एम्पैथी परानुभूति। किसी को पता है ना डिफरेंस? कोई बताएगा इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज सिंपैथी एंड व्हाट इज एम्पैथी? अभी तो एक सिविल सर्वेंट बनोगे। हाँ, ट्राई। सिर्फ देखने के लिए सिंपैथी दिखा देते हैं, बट उसको यूज नहीं करते। और कुछ लोग अपना उसको यूज भी करते हैं, सिंपैथी दिखाते तो पूरे कर्तव्य के साथ उसको निभाते भी हैं। गुड, आपने अच्छा प्रयास किया। मैं इसको और क्लियर कर देती हूँ। क्लियर करो। देखिए स्टूडेंट्स, एक जो सिंपैथी होता है, सिंपैथी फॉर एग्जांपल हम देखें, ग्राम प्रधान है, उसके यहाँ कोई योजना आई है कि सभी गांव में गांव वालों को जूते बांटने हैं, या कुछ भी ले लो आप, कपड़े बांटने हैं, तो योजना आई है और वो सबकी नाप ना लेकर के केवल एक ही नाप के जूते या कपड़े बंटवा दे, तो बताइए वो जो स्कीम है वो कितनी फ्रूटफुल होगी। भाई फैमिली में एज ग्रुप के अलग अलग डिफरेंट एजेस के रहते हैं, डिफरेंट फिगर होती है, राइट? उसको बिना जाने किसी व्यक्ति ने बहुत बड़ा अमाउंट या बहुत बड़ी सामग्री डिस्ट्रीब्यूट करा दी, क्या वो अपने उद्देश्यों को पूरा कर पाएगी? नहीं कर पाएगी ना। इसे ही कहते हैं क्या? सिंपैथी। आप भला तो कर रहे हैं, उद्देश्य आपका अच्छा है कि जूते बांटने हैं, जूते बांटने हैं, कपड़े बांटने हैं, लेकिन भाई चेक तो कर लो पहले किसको किस साइज का देना है। सहानुभूति काम करती है यहाँ पर, एम्पैथी। साइज चेक करेंगे, वेट चेक करेंगे, फिगर चेक करेंगे, तब वो चीज वहां तक पहुंचेगी। तो इससे सेटिस्फैक्शन आएगा, तो सीडी पर्सन को सेटिस्फैक्शन आएगा, हैप्पीनेस आएगी, दोनों को आएगी। जब हमारा जो टेकर है वो खुश होगा तो गिवर अपने आप खुश होगा, राइट?
क्लियर? Yes, ma'am. एक एग्जांपल और दूं Yes, ma'am. और क्लियर हो जाएगा फिर। आप डेली रूटीन में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। कोई सॉफ्ट कॉपी में पढ़ता है, कोई हार्ड कॉपी में पढ़ता है। पढ़ता है? जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, जस्ट स्पीडली पढ़ रहे होते हैं, टाइम ही नहीं है आजकल, तो आप देखते हैं कोई ऐसी खबर वहां पर छपी होती है, ऐसा फोटो वहां पे छपा होता है, जब आपकी नजरें वहां पर आप है जाते, आप चाय पी रहे होते हैं, लंच कर रहे होते हैं, डिनर टाइम का पेपर पढ़ रहे होते हैं, लेकिन आप सब कुछ छोड़ देते हैं। या तो खबर वो किसी के अचीवमेंट की है, या वो खबर किसी के सैडनेस की है। वही कंडीशन में तो छोड़ता है ना चीजें। या पेपर पढ़ रहे हैं और आपने खाना पीना छोड़ दिया और वहां पर आपने क्या देखा, तो कोई ऐसी खबर छपी है, ऐसा फोटो छपा है जहां पर या तो बहुत हैप्पीनेस की बात है या बहुत ही सैडनेस की बात है, तो आपका तुरंत रिएक्शन करना, फोन मिलाना, कैसे हैं आप, कांग्रेचुलेशंस, और ये तो आपका पहला स्टेप है, आप बहुत आगे जाएंगे। ये क्या कहलाता है? इम्प्रेशन। अदरवाइज आपको क्या जरूरत थी? पेज पर रख देते, निकल लेते अपने काम पे। इसको भी, उसमें भी लेवल होता है। जब कोई सैडनेस की बात आती है, कोई दुखदाई घटना आती है, कोई नियर डियर आपका उसका है फोटो में या टीवी में, है ना, और आप तुरंत कॉल करते हैं, मैं आ रहा हूँ, किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बताओ, पैसा मैं डाल रहा हूँ, ट्रांसफर कर रहा हूँ, चिंता मत करो, सब अवेलेबल हो जाएगा, फिलहाल जो कंडीशन है उसको संभालिए, मैं पहुंच रहा हूँ। क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? अंतर समझ में आया? कितना अंतर है? तो यही काम करना है हमारे एस्पिरेंट को, उसको एम्पैथी भी मेंटेन करनी है और टाइम बचाने के लिए सिंपैथी। मुझे दुख हुआ आपके साथ ऐसा, क्योंकि आपके पास शॉर्ट टाइम है तैयारी के लिए, आप सबको बहुत टाइम नहीं दे सकते रिलेशनशिप में, तो वहां पर क्या इस्तेमाल करिए? 4 साल के लिए कट ऑफ कर लीजिए ना सोसाइटी से, क्या चल रहा है? 4 साल के बाद आपका नाम ऑल इंडिया में होगा, ठीक है? तो खुद को कट ऑफ करिए। सिंपैथी रखिए, मैं मना नहीं करती, सिंपैथी रखना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ एम्पैथी भी रखिए। जहाँ जरूरी है, आपका नियर है, तो वहाँ जाकर इसकी हेल्प भी करिए, क्योंकि आप एक अधिकारी बनेंगे और आपकी जो एक्टिविटी पहले तैयारी के दौरान रही है वही वहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? ठीक है ना? चलिए आगे बढ़े। ओके, चलिए लिखिए सॉफ्ट स्किल्स। हम आज 10 सॉफ्ट स्किल की बात करेंगे अपने सेशन में। जीवन कौशल, जो कि हमारे अंतरवैयक्तिक संबंधों को सुधारने के लिए या मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जीवन कौशल, जीवन कौशल, लाइफ स्किल्स, लाइफ स्किल्स की बात करेंगे इस सेशन में हम। चीजें समझ में आ रही है? क्लियर है? इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा कि टाइम हमारा ऐसे कंज्यूम हो रहा है? कुछ सीख रहे हो? तो फीडबैक लेना बहुत जरूरी होता है। मैं नहीं चाहती मेरा 1.5 घंटा जाए, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि आप इतने सारे एक्सपीरियंस हैं, आपका 1.5 घंटा मिला के कितने घंटे बैठते हैं, सोचिए, उनको व्यर्थ गंवाना। मैं नहीं चाहती कि मेरा इस पर मुझे फिर पाप लगाए, पाप लगता है। स्टूडेंट के साथ क्या करना? चीट करना बहुत बड़ा पाप होता है, क्योंकि मैं भी आपकी सीट से कुछ दिन पहले उठ के यहाँ आई हूँ, ठीक है? बच्चे सब जानते हैं कि कौन कितनी तैयारी के साथ आया है, कौन कितनी शिद्दत से यहाँ पर लेक्चर डिलीवर कर रहा है। ओके? तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप जो भी सीखें पूरे मन से सीखें, जो चीजें क्लियर नहीं है बी फ्रैंक, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? इसीलिए अभ्युदय योजना चलाई गई है कि हमारे जो नीडी बच्चे हैं, जो नीडी एस्पिरेंट्स हैं, वो अपनी क्वेरीज, क्वेश्चंस, डाउट यहाँ पर पूछ सकें, किससे? अपने एक्सपर्ट से। और हमें यहाँ इसीलिए भेजा गया है कि हम बी फ्रैंक अपने बच्चों से कैसी डिस्कशन करें, हेल्दी डिस्कशन करें, कोई फोबिया क्रिएट ना करें, ठीक है? क्योंकि आप आने वाले समय के हमारे क्या हैं? अधिकारी हैं। ओके? तो उसी एटीट्यूड के साथ मेरे सेशन में बैठिएगा जैसे एक अधिकारी बैठता है। ओके? पहचान तो लोगे ना? चलिए हम बात करेंगे लाइफ स्किल्स, जीवन कौशल, जो किसका फाउंडेशन होता है? हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का, अंतरवैयक्तिक संबंधों की जो नींव होती है वो होते हैं जीवन कौशल, जो कि 10 तरह के मेनली होते हैं। पहला लिखिएगा, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग हिंदी में समालोचनात्मक चिंतन।
अब दोनों लैंग्वेज यूज करना सीखो बच्चों, ठीक है। एक्सपीरियंस हो तो थोड़ा बाइलिंगुअल चीजें समझना सीखिए। क्रिटिकल थिंकिंग, समालोचनात्मक चिंतन। सेकंड लिखिए क्रिएटिव थिंकिंग, सृजनात्मक चिंतन। प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्पीड बढ़ाइए, मेंस लिखना है तो स्पीड अच्छी होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान। डिसीजन मेकिंग, निर्णय क्षमता। डिसीजन मेकिंग, निर्णय क्षमता। सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। जरूरी है? जरूरी है? बहुत जरूरी है। मुझे पता होना चाहिए यहाँ से खड़े होकर के मैं पीछे जो बच्चे बैठे हैं उनको कैसे लिख रही हूँ, फर्स्ट पे जो बैठे हैं मैं कैसे लिख रही हूँ। ये क्या है? सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। ये आउटर के लिए है, एक होती है इनर के लिए, मैं क्या कर रही हूँ, वो कितना अच्छा है मेरी फैमिली के लिए, मेरे लिए और मेरी सोसाइटी के लिए, उसके बाद मेरी कंट्री के लिए। सेल्फ अवेयरनेस दो तरह की होती है, एक आपके आउटर लुक को लेकर कि मैं कहाँ ऑटो का वेट कर रही हूँ, मुझे कहाँ खड़ा होना चाहिए, ये भी सेल्फ अवेयरनेस है या नहीं है? Yes, ma'am. अब कोई मेल कैंडिडेट कहीं दारू का ठेका है तो वहाँ खड़ा है तो अमूमन क्या अंदाजा लगाया जाएगा, कोई देखेगा तो जिसकी कैसी थिंकिंग हो वैसा ही आइडिया। तो सेल्फ अवेयरनेस सिखाता है हमें कहाँ पर खड़ा रहना चाहिए, कहाँ कितना बोलना है, ये आउटर है। और इधर में मुझे क्या करना है, कैसे करना है, मेरी सोसाइटी के लिए कितना फ्रूटफुल होगा, मेरी फैमिली के लिए और मेरी कंट्री के लिए, ठीक है। आगे बढ़िए सेल्फ अवेयरनेस के बाद इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इसी का एक पार्ट है, इसी के अंदर आता है सॉफ्ट स्किल के। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, अंतरवैयक्तिक संबंध। एक होता है पर्सनल रिलेशनशिप, सुना है? पर्सनल रिलेशनशिप सुना है? सुना है? इसको मेंटेन करके रखते हैं ना सब? पर्सनल मेंटेन करके रखना चाहिए, रखना चाहिए, यस एब्सोल्युटली रखना चाहिए। जितने ज्यादा पर्सनल रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखते हैं आपका सक्सेस रेशियो उतना ही बढ़ जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए। स्ट्रेस का नाम सुना है? Yes, ma'am. कैसी चीज होती है? नेगेटिव होती है ना। इमोशंस का नाम सुना है? अच्छी होती है? अच्छी होती है, लेकिन जब इसका परसेंटेज बढ़ जाता है तो ये डेंजरस हो जाता है। तो कहीं ये अगर ये एवरेज में है तो अच्छी है, लेकिन कहीं जब ये एवरेज से ऊपर चली जाती है तो ये खतरनाक हो जाती है, ठीक है। लिखिए, ये भी एक सॉफ्ट स्किल है। पहले इंग्लिश में लिखिएगा, फिर मैं हिंदी में इसको कन्वर्ट करूंगी। स्ट्रेस कंट्रोल कॉपिंग विद स्ट्रेस। स्ट्रेस कंट्रोल कॉपिंग विद स्ट्रेस। स्ट्रेस कंट्रोल कॉपिंग, COOPING। कॉपिंग का मतलब होता है नियंत्रण, कॉप अप करना। सुना होगा आपने, हॉलीवुड मूवीज देखी होंगी तो कॉप अप बड़ा यूज किया जाता है। कॉप अप यानी नियंत्रण करना। कोई आपदा आ रही है, कॉप अप करिए, है ना, निकलिए बाहर, निकलिए उस चीज से। वो तो आगे चली गई लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे मन मस्तिष्क पर छाप छोड़ गई है जो बहुत सालों तक नहीं जाती है। जैसे हिरोशिमा नागासाकी की घटना, जैसे कौन एग्जांपल दो बेटा? कोविड-19 लेटेस्ट है, छाप छोड़ दी है ना, फोबिया है ना, है ना। ऐसी चीजें होती हैं जो कि कॉपिंग अप की बात करती हैं कि बाहर निकलिए इन चीजों से, लेकिन निकला नहीं जाता। स्ट्रेस कंट्रोल कॉपिंग विद स्ट्रेस, इसका मतलब होता है विषाद से या तनाव से बाहर निकलने की तकनीक। विषाद या अवसाद से बाहर निकलने की तकनीक या नियंत्रण। फिर आगे लिखिए, इमोशंस कंट्रोल कॉपिंग विद इमोशंस। जिसको समझ नहीं आ रहा है ना, क्लियरली मुझसे पूछ लेना, फिर मैं पूछूंगी लास्ट में। अधिकारी आएंगे, कमिश्नर साहब भी आ सकते हैं, डीएम साहब भी आ सकते हैं, ठीक है। मैंने बोला इमोशंस कंट्रोल कॉपिंग विद इमोशंस। संवेगों को नियंत्रण करने की तकनीकें।
कमांड दोनों भाषा में रखिए, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, क्योंकि जब अधिकारी बनेंगे आपके पास हिंदी भाषी भी आएंगे और इंग्लिश आएंगे, तो दोनों को रीड करना है आपको। कितनी हुई? 9। एक एम्पैथी, परानुभूति। एम्पैथी, EMPATHY, एम्पैथी, एम्पैथी। क्लियर? अब कितनी हुई हमारी सॉफ्ट स्किल? और ये किसको फॉलो करती है? ये क्या है? ये हमारी सॉफ्ट स्किल्स है, जो कि किसकी फाउंडेशन है? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की। ठीक है, चलिए वन बाय वन इसको डिस्कस करें। सॉफ्ट स्किल को कैसे ही हमारे रिलेशनशिप को बिल्ड करती है, उनको मजबूत बना के रखती है, और एक एस्पिरेंट को कैसे ड्यूरिंग प्रिपरेशन और आफ्टर जब सक्सेस आप पा लें कैसे मेंटेन रखना है। ठीक है, चलिए पहला बताइए क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग। सुना होगा आपने, क्रिटिसाइज मत करो, बहुत तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग है, बहुत क्रिटिकल थिंकिंग करती हो तुम, करते हो तुम। क्या होता है क्रिटिकल थिंकिंग? जब हम मेरिट और डिमेरिट दोनों को मिलाकर के इसकी समालोचना करते हैं। क्रिटिसाइज करना, नेगेटिव फीलिंग कि इसने अच्छा भी किया लेकिन फिर भी आप उसको उसकी एक कमी पर ही फोकस कर रहे हैं। 99% आपने छोड़ दिया लेकिन 1% पे आप टिक गए, क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसको। लेकिन विपरीत क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? वो 1% जो नेगेटिव उसको छोड़ देगा और 99% जो अच्छा किया है उसके ऊपर अपने विचार रखेगा। बात तो करेगा 1% की भी, लेकिन फोकस किस पे ज्यादा होगा? ये क्वालिटी होनी चाहिए। एक एस्पिरेंट के अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए। जब वो अपना सिलेबस पढ़ रहा हो या तैयारी कर रहा हो, आज उसने टारगेट सेट किया कि मुझे 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेने हैं, अगर वो बाय द वे नहीं कर पाया तो फिर भी उसको कैसे खुद को मेंटेन करना है जिससे आने वाला दिन उसका अच्छा जाए। तो क्या करना है उसको? उसने एक चैप्टर भी किया है ना, तो तब भी उसको सेलिब्रेट करना है, कोई बात नहीं। अगले जो 2 चैप्टर थे उसको एक माइनस कर दूंगा, इसमें ऐड कर दूंगा। आज कुछ तो किया ना, इस तरीके से माइंड सेट करके चलना है। जो नहीं किया उस पे कम ध्यान, जो कर लिया उस पे क्या ये तरीका सही है? सही है ना? इसी तरीके से आप अपनी यूपीएससी या सिविल्स की तैयारी मेंटेन कर सकते हैं या जारी रख सकते हैं। ठीक है, ये सॉफ्ट स्किल्स हैं जो कि हर एस्पिरेंट को पता होनी चाहिए। कोई कोचिंग सेंटर आपको नहीं बताएगा, वो 9 महीने पूरा तैयारी करा देंगे आपको पूरे पैकेज के साथ, 1 लाख 1.5 लाख 90,000। ठीक है, उसको मेंटेन कौन करेगा भाई? हम खुद, जिसने वो बड़ा अमाउंट किया है। किसके साथ? सॉफ्ट स्किल्स के साथ। ठीक है, चलिए सेकंड बताइए सॉफ्ट स्किल क्या है हमारे? क्रिएटिव थिंकिंग। किसी ने सुना है? बहुत क्रिएटिव है। किसमें? ड्राइंग में? किसमें? साइंस में? और किसमें? अच्छा, नहीं, क्रिएटिव थिंकिंग कितने प्रकार की होती है? ये 2 प्रकार की होती है, एक कन्वर्जेंट और एक डाइवर्जेंट। लिख लीजिए, काम आएंगी चीजें, इंटरव्यू में रखिए। एक कन्वर्जेंट और एक डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट जो केवल एक जगह फोकस करते हैं। आपने देखा होगा, आप किसी बच्चे को भेजिए कि आपको दुकान पे जाना है, वो सीधे दुकान पे जाएगा, वो उधर नहीं देखेगा। एक बच्चा जब तक 4-5 जगह ना घूम ले तब तक वो दुकान पे नहीं पहुंचेगा। और उसका फ्यूचर देखना, वो बच्चा किस तरह का व्यवसाय में जाएगा, बता देता है बिहेवियर बच्चे का। जो कन्वर्जेंट वाले होते हैं वो सेल्फ डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। मुझे ये काम करना है तो बस ये करना है, जितना बता दे उसके अलावा कुछ करना ही नहीं। एक दुकान पे भी जाएगा, रास्ते में किसके घर है, अम्मा किससे झगड़ रही थी, कौन भैया बैठे किसके साथ जा रहे थे, कौन दीदी किसके साथ जा रही थी, सब खबर लाके अपने घर लेगा। किसके साथ? सासू सामान के साथ। और एक सीधे गया, उससे मतलब नहीं है। जो सीधे गया वो कौन है? कन्वर्जेंट। और जो डिफरेंट सोर्सेज का पता करके लाया इंफॉर्मेशन के रूप में, वो कौन है? डाइवर्जेंट। आप देखिएगा, स्टडीज होती है लॉन्गिट्यूडनल। जब डेवलपमेंटल स्टडीज आप देखेंगे, रिसर्च में कोई होगा आप में से या जाने वाला होगा, वहां पर 2 तरह की स्टडीज होती है डेवलपमेंटल स्टडीज में। एक तो होती है लॉन्गिट्यूडनल, एक होती है क्रॉस सेक्शनल। कौन कौन सी होती है? एक लॉन्गिट्यूडनल जो लंबे समय तक चलती है, और एक क्रॉस सेक्शनल
अंतर आता है क्या इसका, या बताओ मुझे। मैं चाहती हूँ कि जो भी आप रिटर्न यूज करो वो क्लियर होना चाहिए, आप कैसे डाउट ना रहे बात में, फिर पता नहीं मुलाकात होगा। चलिए, जो एक विकास की जो गतियां होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बॉटनी का एग्जाम्पल लेते हैं। बॉटनी में क्या होता है, पौधे होते हैं, एक सीड हमने बोया, रिसर्च कर रहा है रिसर्च स्कॉलर, सीड बोया, लेकिन उसको देखना है 20 साल तक कि वो 20 साल के बाद उसको जो फ्रूट आने वाला है वो किस वैरायटी का होगा। डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, डिफरेंट क्लाइमेट वेदर में रखा जाता है पौधों को, एक पौधे को नहीं, वो सारे पौधे अलग अलग क्रॉस सेक्शन, मतलब सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाता है, लॉन्गिट्यूडनल में सेक्शन डिवाइड कर दिए जाते हैं। एक को हिमाचल में रखेंगे, एक को उत्तर प्रदेश में रखेंगे, एक को केरला में रखेंगे और एक को मध्य प्रदेश में, ऐसे करके वो देख लेते हैं। वो ऐसा ही एटमॉस्फेयर अपनी लाइब्रेरी क्रिएट कर लेते हैं वो, जैसे जैसे उनके ऑब्जेक्टिव्स या हाइपोथेसिस होते हैं। ये डेवलपमेंटल स्टडीज 20 साल तक चलेगी। आप किसी को जल्दी रिजल्ट देखना हो क्या करेंगे बताओ स्टूडेंट्स, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज करेंगे। उसमें एक पौधा बीज हमने आज लगा दिया, एक जो 1 साल पहले लगा था उसको ले आएंगे, 2 साल पहले लगा था उसको ले आएंगे, मिल जाएंगी चीजें, इजीली मिल जाएंगी। और जो 20 साल का है वो भी मिल जाएगा, हो गया काम आसान। तो इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल, क्रॉस करके सेक्शन में डिवाइड करके उसको स्टडी करना, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल में आती है केस स्टडी। केस स्टडी कैसे, जैसे कि आपने मेंडल का पढ़ा था, मटर वाला, चूहे के ऊपर स्टडीज हुई है कि पूंछ काट दी गई, फिर पूंछ काट दी गई, है ना, उनके अंदर। अभी आइए बेटा, लेट हो गए, कैसे मैम जो करते हैं टाइम चेंज हो गया। ओके कोई नहीं, आप आए ये बहुत बड़ी बात है, जॉब के बाद आप ये कर रहे हैं, गुड। ये डेडिकेशन होना चाहिए, ठीक है, ये हमारी सफलता निर्धारित करता है, ठीक है। डांटने को तो मैं डांट सकती थी, बट नहीं, स्थितियों का पता होना चाहिए, ओके। ये भी एक सॉफ्ट स्किल है जिसे हम क्या कहते हैं, एम्पैथी। वो हमने अप्लाई की क्लास में, तो उसको पढ़ाना ही नहीं है बच्चों, उसको खुद के बिहेवियर में भी उतारना, तभी बच्चे आपको फॉलो करेंगे, आपके पढ़ाए हुए कंटेंट को सीखेंगे और समझेंगे और अपने व्यवहार में उतारेंगे, जब कौन गिवर खुद उसको अप्लाई कर रहा होगा। राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग। आपने भी देखा होगा जब घर में आप कोई कार्य अपने छोटे भाई बहन को बताते हैं और वो नहीं मानते, क्योंकि आप खुद नहीं करते, जब आप खुद करते हैं उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जो आप बोल रहे हैं यहाँ इस मंच से, पहले उसको अपने व्यक्तित्व में उतारिए, तब उसको सामने वाले को बताइए, तो प्रभाव ज्यादा अच्छा होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है। आज जो कैंडिडेट बैठे हैं, जॉब के बाद यहाँ कोचिंग लेने आए हैं, बहुत बड़ी बात है, ये दर्शाता है कि उनके अंदर लगन है, वो कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां हम भी हो सकते हैं भाई, परिस्थितियां बदलते वक्त नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए, हम किसकी बात कर रहे थे, क्रिएटिव थिंकिंग की बात कर रहे थे, जो कितनी तरह की होती है, 2 तरह की, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। आपको पता है जो कन्वर्जेंट थिंकिंग वाले बंदे होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, उनको केवल किताबों का ज्ञान होता है। किसी ने निमोनिक्स पढ़ा है, निमोनिक्स फॉर्मूले बनाना, नदियां निकलती हैं कहाँ कहाँ, सोट्रिक्स नहीं बनाते निमोनिक्स, सुना है निमोनिक्स बनाना, बहुत संगति हुई कहाँ कहाँ हमें किसके शासन काल में शॉर्ट फॉर्मूले बनाते हैं, होता है ना, निमोनिक्स बोलते हैं, पता होना चाहिए, निमोनिक्स बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, निमोनिक्स। और वो कौन बनाते हैं ज्यादा, जो डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं, कौन बनाते हैं, डाइवर्जेंट थिंकर, कन्वर्जेंट वाले नहीं बना सकते, वो तो सीधे रास्ते चलने वाले हैं भाई, ठीक है, और वो किसी की शॉर्ट ट्रिक्स को फॉलो भी नहीं करते, वही मेरे समझ में आने की, अरे ये फंडा ठीक है, ये कहीं नहीं काम आती, एग्जाम में सब हो जाता है, समझ गए। तो जो डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं वो शॉर्ट ट्रिक्स को फॉलो करते हैं, बहुत यूज करते हैं, बहुत यूज करते हैं,
पूरे पूरे चैप्टर देखना ऊपर, सो ट्रिक्स वगैरह रहते हैं उनके, पूरा चैप्टर 4-5 लाइन कंप्लीट। संविधान ऐसे याद करते हैं वो, अनुच्छेद, ठीक है। मैं बहुत बताती हूँ, लेकिन पहले स्टार्टिंग में वो टाइम लगेगा आपको, लेकिन आगे जब आप प्रैक्टिस में आएंगे, बेस्ट प्रैक्टिस में आएंगे, बहुत इजी हो जाएगी चीजें आपके लिए, ठीक है। तो क्रिटिकल थिंकिंग समझ में आया? क्रिएटिव थिंकिंग समझ में आया? आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग को दोनों को एक साथ बताऊंगी आपको, समझ में आएगा आसानी से। कैसे ये हमारे व्यवहार को क्या बनाती है, संतुलित बनाती है, कैसे हमारे जो अंतर्वैयक्तिक संबंध होते हैं उनको अच्छा मेंटेन करने का उपाय बताती है ड्यूरिंग प्रिपरेशन और आफ्टर सक्सेस, ठीक है। कैसे? डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अंदर समझ में आता? नहीं आता, अब आएगा, मैं समझाऊंगी जब। प्रॉब्लम सॉल्विंग डे बाय डे, डिसीजन मेकिंग आफ्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग आफ्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब आप दैनिक क्रियाकलापों में प्रॉब्लम सॉल्विंग को अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो एक समय के बाद आपके अंदर डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी अच्छे से डेवलप हो जाती है। आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी किस पे निर्धारित होती है? आपकी डे बाय डे की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पर। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, आपकी फ्यूचर में डिसीजन मेकिंग किस पर निर्धारित होगी? आपकी डे बाय डे की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पर। कि कैसे आपको स्कूल जाना है और आपका ऑटो खराब हो गया तो आपको तुरंत प्रॉब्लम सॉल्विंग के तहत ये समाधान आना चाहिए कि मैं घर फोन करूं या दूसरा ऑटो हायर करके चले या बस में बैठ कर चले, ना कि वहां खड़े रहे या घर वापस चले। आज मैं बुक नहीं लाई और क्लास में मैं पढ़ाने वाली हूँ तो आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए कि मैं लैटेक्स इशू करा लूं वही बुक। क्लियर? क्लियर? दूसरे सेक्शन में मेरे फ्रेंड है उससे ले लो क्योंकि उसका तो बाद में क्लास लगने वाला है सब्जेक्ट का। ये क्या है? आपकी डे बाय डे की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, और जब ये बहुत अच्छी हो जाती है, बेहतर हो जाती है तो ये आगे चल करके आपकी बेहतर डिसीजन मेकिंग में रोल प्ले करती है। आपका व्यक्तित्व उतना ही बेहतर होगा जितना आपका डे बाय डे की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होगी। याद रखिएगा, मुझे आज क्या पहन के जाना है, कितने अच्छे से आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाते हैं। मेरा हेयर स्टाइल कैसा रहने वाला है, मैं आज इस चैप्टर को किस स्टाइल से पढ़ने वाली हूँ, ये फटाक से खत्म हो जाए और मुझे याद भी रहे। इसको पढ़ने के बाद मैं अपने फ्रेंड के साथ या अपने सर के साथ डिस्कस करने वाली हूँ आज। ये भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में आती है चीजें। क्लियर? क्लियर? एज एस्पिरेंट आपको इन चीजों को इस्तेमाल करना है अपने ड्यूरिंग प्रिपरेशन, और अपने साथ में आपके साथी हैं, फ्रेंड्स हैं, इवन जो आप जिससे आप कोचिंग ले रहे हैं या आपके सीनियर्स हैं, आप पढ़िए और उसको डिस्कस करिए और फिर याद करिए मेरी बातों को कि वो चीजें कितनी फ्रूटफुल रही, क्योंकि आपको वहां से प्लस भी मिलने वाला है कुछ। अरे ऐसे नहीं, इसको ऐसे करिए, ये आसान तरीका है, गुड, बहुत अच्छे कर रहे हो, तो आपके अंदर ऊर्जा और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग किस पे डिपेंड करती है? ध्यान से सुनो, माइंड और ब्रेन नहीं रहना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग किस पे डिपेंड करती है? डे बाय डे की एक्टिविटी पर। और वो कहाँ चेंज होती है जाकर के? डिसीजन मेकिंग में। जितना अच्छा डिसीजन मेकिंग पावर उतना ही अच्छा आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। जितनी पुअर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उतना ही पुअर आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। क्लियर? क्लियर है? आगे बढ़े? चलिए अगला सेल्फ अवेयरनेस, एक आउटर और एक इनर, दोनों मेंटेन करके चलना है। तुम्हारे पास दो पावर होती है, एक फिजिकल पावर, एक फिजिकल पावर बहुत असीमित है, लेकिन मेंटल पावर बहुत सीमित है। उससे आप कहाँ खर्च कर रहे हैं वही आपकी सफलता निर्धारित करता है। ठीक है? फिजिकल पावर आप किसी से भी करवा सकते हैं, घर में मेड लगा सकते हैं, ड्राइवर रख सकते हैं, पेंट करा सकते हैं खुद ना करके, ठीक है। लेकिन मेंटल वर्क तो आप किसी से नहीं करा सकते हैं, उसके लिए तो खुद करना होगा। कोई और बैठ कर एग्जाम नहीं देने वाला है, कोई और इंटरव्यू क्रैक नहीं करने वाला है। तो अपनी मेंटल पावर को सेव करिए। किसको सेव करना है? कैसे सेव करना है? आपको जो बनना है आप वैसे ही लोगों के कांटेक्ट में रहें, वैसे ही न्यूज़ देखें,
वैसे ही FB पर जो साथी है उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें उन्हीं चैनल्स को, फ्रेंड लिस्ट में उन्हीं को रखें जो इनके एम हाई है। फॉर यू थिंक बिग, अचीव बिग। ओके, छोटा सोचना पाप है और हम पाप नहीं होने देंगे अपनी क्लास में, ठीक है? इवन मैं तो नहीं होने देती हूँ। ओके, बड़ा सोचिए, बड़ा बनिए। बड़ा नहीं मिलेगा, छोटा तो अपने आप मिल जाएगा। समझ रहे हैं? अगर छोटा ही सोच लिया है तो कुछ नहीं मिलना है भाई। पाप कर रहे हैं बहुत बड़ा इस धरती पर रह के। थिंक बिग, ओके? क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। एग्री है? गुड। चलिए अब हम बात करेंगे किसकी? सेल्फ अवेयरनेस की। तो आपको किसको बचाना है? अपने मेंटल जो आपकी पावर है उसको बचा के रखना है, और जो बनना है पूरी पावर उधर लगा देनी है। केवल 3 या 4 साल। कितने साल? 3 या 4 साल हार्डली। अगर तन्मयता से लग गए तो 2 साल बहुत है, 2 साल बहुत है। अदरवाइज 4 साल मान के चलिए हो जाता है समस्या। लेकिन उसके लिए शिद्दत चाहिए। शिद्दत कैसी? साधना। साधना कैसी? महात्मा वाली साधना। जैसे वो बैठ जाता है ना, कुछ भी उन्होंने खबर नहीं है, वैसी ही साधना करनी है आपको। यूपीएससी में कदम रखना है तो पीसीएस स्टेट के आप एग्जाम में कदम रखना है, पहले बता रही हूँ। अदरवाइज धोखा है खुद के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ। क्लियर? यस मैम। बनना है तो खुद ही मैदान में पूरी शिद्दत के साथ, साधना के साथ, तभी सफलता मिलेगी, ठीक है? और बी प्लान हमेशा रखिए। बी प्लान हमेशा रखिए। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, सिलेक्शन नहीं होता, क्या करेंगे आप? घबरा जाते हैं, कुछ तैयारी नहीं होती पहले चीज के लिए, घबरा जाते हैं। नहीं सर, क्यों नहीं होगा? ओवर कॉन्फिडेंस। सर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मेरे पास बी प्लान है, मैं वहां भी बैठ समाज को ये दे सकता हूँ, वो दे सकता हूँ। ओवरऑल मुझे करना तो समाज के लिए भला है ना, समाज के लिए कर रहा हूँ, कोई बात नहीं सर। वहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं आपके सिलेक्शन के। कितना पॉजिटिव है ये। अगर नहीं भी हो पाता है दिमाग से तो ये अपना सर्वाइव कर लेगा, राइट? ऐसा एटीट्यूड रखते हैं। पूछते हैं भले कुछ नहीं तो पूछा जाता है, अगर भले ही उसका सिलेक्शन हो रहा हो, टॉप रैंकर हो, फिर भी पूछा जाता है उसका एटीट्यूड चेक करने के लिए। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट बताइए सब कुछ। इंटरपर्सनल का तो ये सब कुछ खेल है कि कैसे मैं अपने क्लासरूम में अपने हर इंडिविजुअल बच्चे से कनेक्ट हो पा रही हूँ। ये भी एक बहुत बड़ा इंटरपर्सनल रिलेशन स्किल होता है कि यहाँ पर जो एक्सपर्ट खड़ा है उसका सब पर फोकस होना चाहिए, हर इंडिविजुअल पर आई कांटेक्ट होना चाहिए। उनको, हर बच्चे को लगना चाहिए, हर स्टूडेंट को लगना चाहिए कि मैम मुझे ही देखकर पढ़ा रही हैं, मेरे लिए ही पढ़ा रही हैं, मुझे ही समझा रही हैं, ना कि केवल कुछ को समझा रही हैं। ये स्किल भी होना चाहिए। ऐसे अधिकारी आप बनेंगे, बड़े बड़े सभाओं को संबोधित करेंगे तो आपका वक्तव्य ऐसा होना चाहिए कि वो सब आम जन को क्या करे? प्रभावित करे। ये तो मेरे लिए है, ये तो मेरे मन की बात है, ये तो मेरे लिए, ये तो मेरे अपने बीच के ही है। समझ रहे हैं? तो ऐसी स्किल आपको डेवलप करनी है, ठीक है? जब आप पढ़ें तो हर विषय को ऐसा पढ़ें कि ये मेरे साथ ही घटित हो रहा है। मैं यहाँ होता या मैं यहाँ होती तो मैं क्या डिसीजन लेती, क्या डिसीजन लेता? ठीक है, मैं छत्तीसगढ़ पढ़ रही हूँ, वहाँ की लैंड कैसी है, सोइल कैसी है, एग्रीकल्चर कैसा होता है वहाँ, ठीक है? वो सब मुझे, वहाँ जनजातियाँ कैसी हैं, एक्सपोर्ट क्या हो रहा है वहाँ से, इम्पोर्ट क्या हो रहा है, किस कम्युनिटी के लोग ज्यादा रह रहे हैं, किस धर्म के फॉलोअर्स ज्यादा हैं, कितनी लोकसभा सीटें हैं, कितनी विधानसभा सीटें हैं, कितनी राज्यसभा की सीटें हैं, महिलाओं की कंडीशन वहाँ कैसी है, बच्चों की कंडीशन वहाँ कैसी है, 10th वहाँ पास आउट करने वाले लोगों की परसेंटेज कितनी है। समझ रहे हैं? इतनी समझ आपको होनी चाहिए। अगर आप किसी स्टेट की परीक्षा देने जा रहे हैं, खुद को वहां का नागरिक समझिए, तब आप वहां जस्टिस कर पाएंगे मेंस में, ठीक है? अदरवाइज जब मेंस की कॉपी चेक हो रही है तो समझ जाएगा चेक करने वाला भारत स्टेट का बंदा है भाई। तो वहाँ की जो कल्चर है वो आपको पता होना चाहिए, वहाँ का साहित्य आपको पता होना चाहिए, वहाँ की आमजन की भाषा आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? वो कहाँ से पता लगती है? साहित्य से। वहाँ का लोक साहित्य पढ़िए, लोक साहित्य की मूवीज देखिए। अब तो 2-3 मूवीज देख डालो, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ये कॉमन चीजें हैं, कैसे आपको सक्सेस रेशियो अपना बढ़ाना है। अगर देखो डिफरेंट करना है तो डिफरेंट काम भी करना होगा।
ये तो क्लियर है। 8 घंटे की नींद लेने के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि टॉप रैंक ले आएंगे, मुश्किल है। उसको कम करके आपको 4 या 5 घंटे में चेंज करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। पर्सनल रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? मेंटेन करके रखना चाहिए, क्योंकि इन द एंड काम तो आपके पर्सनल रिलेशन ही आ रहे हैं, आपकी फैमिली, आपके स्पाउस, आपके चाइल्ड, राइट और रॉन्ग? उनको कैसे आप मेंटेन करके चल रहे हैं अपने एम के साथ, ये स्किल भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, एक पर्सनल रिलेशन में आपकी स्टडी भी आती है स्टूडेंट्स, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना। सारी पार्टीज डिले कर देना, शादियां डिले कर देना, ठीक है, सब पीछे। पहले आपका स्टडी, आपका टारगेट, ठीक है। इन्हीं के साथ आपको सारे फंक्शन सेलिब्रेट करने हैं, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ठीक है, क्लियर? यस मैम। ठीक है, यूपीएससी या स्टेट परीक्षाएं, मैं बार बार बता रही हूँ, कोई मजाक नहीं है। उसके लिए बहुत बड़ी आहुति देनी पड़ती है आप लोगों को। अगर आप तैयार हैं, ठीक है ना? चलिए आगे का स्किल बताइए। स्ट्रेस कंट्रोल, कॉपिंग विद स्ट्रेस। जो बाद में आए हैं ना, जो पहले आए हैं, उसकी कॉपी में से आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है बेटा? स्ट्रेस कंट्रोल, कॉपिंग विद स्ट्रेस। स्ट्रेस तो देखो बचपन से ही बच्चों के अंदर स्टार्ट हो जाता है, नो डाउट। पहले क्या होता है? एंजाइटी होती है, इसका लेवल होता है, तुरंत आपको स्ट्रेस नहीं होगा, पहले आपको क्या होगा? एंजाइटी। उसके बाद वो किसमें चेंज होगा? स्ट्रेस में। इसके बाद वो डिप्रेशन, इसके बाद वो सुसाइड, स्टेज होती है। और जो जिस स्टेज में किसी को संभाल लेता है या स्ट्रॉन्ग काउंसलिंग कर देता है, वो अपने आप को बचा लेता है। अब स्ट्रॉन्ग काउंसलिंग में या तो आपके टीचर, आपके बेस्ट फ्रेंड, आपके सीनियर, आपके ग्रैंड माम नहीं हो सकता है। तो स्ट्रॉन्ग काउंसलिंग होना बहुत जरूरी है ड्यूरिंग एंजाइटी, ड्यूरिंग डिप्रेशन, ड्यूरिंग स्ट्रेस और बिफोर सुसाइड, ठीक है। तो अपने पास ऐसा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करके रखिए जो आपके फेल्योर में आपका हाथ और टाइट भी पकड़ लेगा। सक्सेस तो सब पकड़ते हैं, लेकिन जब फेल्योर हो तो आपको बिलीव होना चाहिए कि वो बंदा मेरा हाथ और टाइट पकड़ लेगा। हम है ना, सब है। और वो होती है फैमिली। फैमिली हमारी रूट है, हमारी जड़ है, जो हर सक्सेस में और हर फेल्योर में हमारे साथ इक्वली बिहेव करती है, ठीक है? यस मैम। फील किया है कभी? Yes, ma'am. है ना? फैमिली इज मस्ट, ओके? हम नौकरी कर रहे हैं, मैं नौकरी कर रही हूँ, लेकिन मेरे लिए प्रायोरिटी अपनी क्या होनी चाहिए? सेकंड फैमिली। फर्स्ट इज 9 to 5 मेरी जॉब, देन माय फैमिली। उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्योंकि वो है तो मैं हूँ और मैं हूँ तो जो है, ओके? यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेस को कंट्रोल करने की टिप्स नहीं पूछे आपने मुझसे कि मैडम स्ट्रेस हो गया, आप तो साथ रहेंगे नहीं, और साइकोलॉजी के लेक्चर आ रहे हैं, तो ऐसे कुछ टिप्स बताइए हमें कि आपके जाने के बाद भी हम उनको फॉलो करके इस चीज से बचें, या कोई हमारा नियर डियर इस चीज से गुजर रहा है तो कैसे बचे वो इस चीज से? पूछा ही नहीं आपने। मैम आपने क्लियर किया है पहले। किया था, लेकिन यस मैम। आप पहले भी मुझसे पढ़े हो कहीं? नो मैम। ओके, चलिए एक साइड रूल बताते हैं आपको, जिसको फॉलो करके आप स्ट्रेस से बच सकते हैं। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे कोई वो जॉब करने वाला हो, या कोई वो लेमैन हो, कोई भी आम जन हो, स्ट्रेस किसी को भी हो सकता है। वो ना जाति देखता है, ना धर्म देखता है, ना रंग देखता है, ना रूप देखता है। जिसको होना होता है वो हो जाता है। तो उससे बाहर निकलने के रास्ते क्या हो सकते हैं? सबसे पहला एस्पिरेंट, आपसे शुरुआत है। आपको जो कल पढ़ना है उसको पहले प्रायोरिटाइज कर लीजिए, लिस्ट बना लीजिए, मुझे इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है। पहले अपना फेवरेट सब्जेक्ट उठाइए, सबसे पहले फेवरेट, सबसे इजी सब्जेक्ट से शुरुआत करिए, फिर हार्ड, फिर रिवर्स करिए, पहले हार्ड, फिर आपका इंटरेस्ट, फिर रिवर्स करिए, ऐसे करके अपने रूटीन को सेट करिए, तो आपको स्ट्रेस होगा ही नहीं। लेकिन स्टडी वाला स्ट्रेस तो नहीं होने वाला है। प्लस चैप्टर कंप्लीट कर लिया, एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, उठिए जगह से, पानी पीजिए, फेवरेट सॉन्ग सुनिए,
नियर डियर से बात करिए और फिर अपनी स्टडी में लग जाइए। 45 मिनट से पहले स्टडी टेबल से नहीं उठना चाहिए, ठीक है? ऐसा अपना शेड्यूल सेट करिए और प्लस उसमें भी ऐड करिए, अगर मैं 2 घंटे सो गया तो सो गई तो कवर अप करने के उसमें टैक्टिक होनी चाहिए, कोई बात नहीं, ठीक है? उसे 1 घंटा और आप एक्स्ट्रा उसे पढ़ें, ठीक है? वो पढ़ने के साथ साथ उसे डिस्कस भी करें, जिसे हम क्या कहते हैं, जीडी, ग्रुप डिस्कशन। कॉन्फ्रेंस में अपने साथियों को डिस्कस कराने, मैंने ये पढ़ा, आज मैंने ये पढ़ा, ठीक है? तो जीडी भी आपके लिए कंपलसरी है। और पहले ही बता चुकी हूँ, ऐसे साथी भी कॉन्टैक्ट में रहें जिनके एम बहुत हाई है और जो खुद भी तैयारी में लगे हैं। फालतू लोगों से, फालतू सोसाइटी के पर्सन से कट ऑफ कर लें कुछ वर्षों के लिए, फिर एक दिन वो आएगा, वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है? स्ट्रेस से बचने का और एक तरीका है, इसमें क्या करना है आपको, दिन की शुरुआत मेडिटेशन से करिए। मेडिटेशन तो ध्यान, कोई भी ईश हो सकता है, ईश्वर हो सकता है, जरूरी कोई मोर्टल ही हो, इमोर्टल भी हो सकता है, जरूरी नहीं वो सीन हो, अनसीन भी हो सकता है, क्लियर? एक ईश्वर का नाम लीजिए और उसको आत्मसात करिए, उसका ध्यान करिए कि मैं आपके नाम से अब तैयारी करने के लिए बैठ गया हूँ और जो उद्देश्य मैंने बनाया है उसको पूर्ण करने में मेरी हेल्प करिएगा, ठीक है? तो उससे क्या होगा, आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। अपने हाई अलग सी पावर मेरे साथ है जो मेरा साथ दे रही है या मेरा साथ पूरे दिन देती है, ठीक है? क्लियर? शाम को सोने से पहले काम और करिए, आज मैंने क्या किया, मेरी वाणी से या मेरे कर्मों से किसी का लॉस तो नहीं हुआ, अगर हो गया हो तो इसको मुझे माफ करिएगा, उससे आपका मन हल्का हो जाएगा, स्ट्रेस खत्म, जो हल्का फुल्का हुआ ना एंजाइटी वो पूरी खत्म, और आपकी जो नर्व्स होती है ना, सेल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होकर के आपको रिलैक्स फील कराएंगे और आपको साउंड स्लीप आएगी, क्लियर? ये जो बातें आपको बता रही हूँ बहुत लंबे अनुभव की बातें आपको बता रही हूँ जो मैंने खुद फील की है और जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए। काउंसलर के पास आप जाते हैं, 2000 फीस लेता है वो एक सेशन के लिए, बताता क्या है, जो मैं बता रही हूँ वही सब बताता है, लेकिन हम क्यों ध्यान से सुनते हैं? 2000 पे कर दिया है, 2 महीने पहले उसका वो अपॉइंटमेंट लिया है, जल्दी से तो मिलता नहीं है अच्छे काउंसलर का, ठीक है? वेट कर रहे हैं हम उनका, तो सुनेंगे तो ही ध्यान से, ठीक है ना? तो आपको चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रही हूँ, तो प्लीज उसको ग्रहण करिएगा, अपनी लाइफ में उतारने का प्रयास करिएगा, ठीक है? क्योंकि आज जरूरी नहीं कि चीजें हमारे साथ निगेटिव में नहीं है, कल को निगेटिव फेवर में हो सकती है, ठीक है? तो उससे बचने का भी हमारे पास रास्ता होना चाहिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़े। इमोशंस की बात करेंगे, इमोशंस कंट्रोल, कोपिंग विद इमोशंस। आपने कई सारे शिक्षक ऐसे देखे होंगे जो पीएससी सिविल्स की तैयारी करते हैं, कराते हैं या जनरल कंपटीशन की तैयारी कराते हैं, जो इमोशन से बहुत भरे हुए होते हैं और पढ़ा रहे होते हैं, एक बार कोई घटना और वो इमोशंस उनके बाहर आ रहे स्टार्ट हो जाते हैं, इवन खुद को वहां ढाल देते हैं, इवन आंसू भी आ जाते हैं। लिटरेचर के आपने देखे होंगे, अपने यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश वाले जो वो पढ़ाते हैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, वीर रस वाले। मेरे थे टीचर, तो वीर रस की जो कविताएं वो पढ़ते थे, इतनी उनकी आवाज ऊंची हो जाती थी कि बाहर सुन ले कोई स्कूल से, इतनी तेज, यानी कि एवरेज से ऊपर। ऐसे ही जब वो सैडो मतलब सैडनेस में आते थे, कोई ऐसी कैसी श्रृंगार रस की कोई या फिर कोई जिसे कहते हैं विछोह की आती थी, तो वो उनकी आंखों से आंसू आ जाते थे। तो इतना भी नहीं होना चाहिए, हमें इमोशंस को कंट्रोल करना है, हमें अधिकारी बनना है। हम किसी वर्क प्लेस पर जा रहे हैं, कोई समस्या हमारे सामने आ गई है, किसी का मर्डर हो गया है या किसी के साथ रेप हुआ है, और आप उस लड़की में अपनी बहन को देख रहे हैं, रेपिस्ट में अपने भाई को देख रहे हैं और आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप उस चीज को अपने हाथ में नहीं ले सकते, ठीक है? आप अधिकारी हैं, तो आपको इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, इमोशंस पे अपने कंट्रोल रखना है, और जो गवर्नमेंट ने उसके लिए बनाए हैं, क्या नियम बनाए हैं, उनको फॉलो करते हुए आप उसको क्या कराएंगे, उसको पनिशमेंट करेंगे, उसको भेज देंगे अप्रोप्रिएट विभाग में, जिसकी वो सजा देने के लिए बनाया गया है। खुद कानून को अपने हाथ में, तो इमोशंस आपको कंट्रोल करना है। ये नहीं कि किसी कोई बुजुर्ग महिला का एक्सीडेंट हो गया है और आप रोना स्टार्ट कर रहे हैं, अधिकारी
ठीक है, तो खुद को स्ट्रॉन्ग रखना है और बिल्कुल ऐसे न्यूट्रल एक्शन लेना है तुरंत। हटाइए, ट्रैफिक जाम ना हो जाए, अमून अधिकारी को आप कॉल कराएंगे उस विभाग को, तुरंत से एक्शन लिया जाए, तो तुरंत अपने आगे काम के लिए निकल जाएंगे। उसको यथास्थिति को कंट्रोल करते हुए बीच में छोड़ के नहीं आएंगे, यथास्थिति को कंट्रोल करते हुए आप आगे बढ़ेंगे अपनी डेस्टिनी पर जिसके लिए आप निकले हुए थे। ठीक है, तो इमोशंस यहाँ ऐसे काम करता है। ड्यूरिंग स्टडी कैसे इमोशंस कंट्रोल करने हैं? कोविड आ गया, कुछ के लिए ही विपदा थी और कुछ के लिए ही अवसर था। कुछ के लिए क्या थी? विपदा थी और कुछ के लिए अवसर था। अवसर किसके लिए था? जो ट्रूली एस्पिरेंट थे, और विपदा किसके लिए थी? जो फॉल्स एस्पिरेंट्स थे। समझे? और अभी एग्जाम रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो दिख रहा है इसने कितनी तैयारी की कोविड में। रिजल्ट आपके सामने, जिसने उसको अवसर माना वो आज बैठा है अधिकारी बनके, और जो विपदा के बारे में सोचता रहा उसकी परसेंटेज आपने देखी। सहमत है मेरी बात से? सोचना हमारे हाथ में है, एक्शन लेना हमारे हाथ में है, रिजल्ट अपने आप अच्छे आते हैं। ठीक है, आगे हमारी एम्पैथी, वो पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ। इसी के साथ साथ इक्विटी एंड इक्वालिटी, पता है आपको क्या होता है? इक्विटी एंड देखो हमारा है, याद है बीओ पढ़ा है। इक्विटी एंड इक्वालिटी क्या होती है? सुना है किसी ने टर्म? इक्विटी एंड इक्वालिटी, समतोष समानता किसने सुना है? भाई बताओ तो, मुझे मेरे को नहीं आता। मेरे ज्ञान में वृद्धि करो भाई, एस्पिरेंट्स हो आप, रोज नया नया पढ़ते हो, उसे भी अपडेट करो। डिफरेंस बताए किसी कैंडिडेट को? व्हाट इज इक्विटी एंड इक्वालिटी? नहीं पता? हम बताएं? चलिए, इक्वालिटी जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको, एम्पैथी और सिंपैथी वाला एग्जांपल लेंगे। यहाँ पर भी एक दीवार है 5 फीट की, उधर गेम चल रहे हैं, किसका? इंटरनेशनल, इंडिया और पाकिस्तान खेल रहा है उसमें। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से आ रही है टीमें, जहाँ पर भी गेम खेले जाते हैं वो टीम खेलती है। और वहां पर आपने क्या देखा? एक 5 फीट का, एक 4 फीट का और एक 7 फीट का। जिनके पास पैसे नहीं है टिकट लेने के लिए, बेचारे बाउंड्री के बाहर खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? बाउंड्री के बाहर। बाउंड्री कौन सी? स्टेडियम। भैया अंदर को परमिशन नहीं है, बहुत महंगे टिकट है, 20,000 का टिकट है, मैं तो नहीं ले सकती, सच में नहीं ले सकती, बहुत मेहनत का पैसा होता है। टीचर टीवी पे देख लेंगे बाद में, हम क्यों फालतू 20,000 का टिकट ले? तो भाई मैं तो बाहर खड़ी हो गई। ठीक है, अब वो थी 7 फीट की दीवार, मैं 5.5 की। अब भाई मुझे कहाँ से दिखेगा वो मैच? एक भैया जी हमारे खड़े थे बराबर में 7.5 फीट के, वो तो आराम से देख रहे थे, कुछ थोड़े से ऐसे हो गए, आराम से दिख रहा था ना। तो एक वहां से आए, अरे बड़ी दिक्कत हो रही है भाई, मैं नहीं दिखाई थी उनको 2 फीट का स्टूल दे दिया। भैया जी लो, क्या दे दिया उनको? 2 फीट का स्टूल दे दिया। जरूरत थी उनको, जरूरत थी भैया जी को, किसको जरूरत थी? मुझे। हम ऐसे ही खड़े, हमें कुछ दिखाई नहीं, दीवार दिखती है बस। भैया जी तो अच्छे से खड़े हो गए, क्लैपिंग कर रहे हैं, उड़ रहे। हम काम से उड़ रहे करेंगे तो कुछ दिख नहीं रहा। ये क्या था? इक्विटी। इससे भी डिफाइन कर दूं मैं आपको। फिर वहां से आए, वहां से 4 फीट का दे दिया उनको, और मुझे क्या दे दिया? 1 फीट का। तब भी कि दे तो दिया सपोर्ट। मैडम दिमाग खराब मत करो। इक्विटी का, इक्विटी तो है लेकिन इक्वालिटी तो है, इक्विटी का है। मुझे मेरी जरूरत के हिसाब से दीजिए ना, उनको उनकी जरूरत के हिसाब से दीजिए, तभी तो वो इक्विटी होगी। क्लियर? जिसको जितनी जरूरत है वो रिसोर्सेज उसको प्रोवाइड कराना ही इक्विटी कहलाती है। और सोसाइटी में इस चीज की बहुत जरूरत है। अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब, क्योंकि वहां पर लैक ऑफ इक्विटी है, लैक ऑफ इक्विटी है। तो एज ए ऑफिसर आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, आपको देखना है किसको कितनी जरूरत है और उसको वैसी फैसिलिटी रिसोर्सेज प्रोवाइड कराना आपकी खुद की जिम्मेदारी है। ठीक है? क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए, माइंड और ब्रेन 2 टर्म है, अंतर समझ में आता है? मन क्या है और मस्तिष्क क्या है? सुना होगा बहुत बार, तेरे अंदर माइंड नहीं है भाई,
उससे ना हो पाएगा। मेरा खाने का मन नहीं कर रहा है, मेरा पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो समझ में आता है इन दोनों में अंतर क्या है? समझ में आता है? बोलो, रिस्पॉन्स करो। मेरी क्लास ऐसी कोई हिटलर वाली क्लास नहीं है। मेरी क्लास बहुत फैमिलियर क्लास होती है या नहीं? यस मैम। एंजॉय कर रहे हो? यस मैम। कुछ सीखने को नया मिल रहा है? यस मैम। तो बिल्कुल फ्रैंक होके बैठिए, मैं भी आप में से ही हूँ, ठीक है? माइंड और ब्रेन का अंतर पता है? बी फ्रैंक, बता दो। नहीं पता? No, ma'am. नहीं पता? आज बता दो। Yes, ma'am. बोलोगे तो नहीं? प्रॉमिस? जो भी सीखोगे भूलोगे तो नहीं? No, ma'am. घर जाके डिस्कस करना अपने छोटे भाई बहनों के साथ, मदर फादर के साथ कि अब उदय योजना चल रही है, अमुक मैम आई थी और इस विषय पर लेक्चर लिया और आज हमने ये सीखा। ठीक है, उनको पता लगना चाहिए, हमारे गार्जियंस को भी, कि वाकई जो अभ्युदय योजना है योगी जी ने चलाई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, वो वाकई में फ्रूटफुल हो रही है। फ्रूटफुल हो रही है? Yes, ma'am. कुछ मिल रहा है? Yes, ma'am. अभ्युदय योजना का जो सपना है कि नीडी बच्चों को ज्ञान मिले, क्या वो मिल पा रहा है? Yes, ma'am. चलिए, सही है। तो माइंड और ब्रेन दो कॉन्सेप्ट है। जो मन है, जो माइंड है, मन, वो बात, उसकी बात कौन करता है? साइकोलॉजी। ब्रेन की बात करता है साइंस। साइंस कहता है जो सामने है मैं तो उसको मानूंगा, जो दिखता ही नहीं मैं उसको कैसे मान लूं? लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि जो दिखता है उससे परे भी कुछ चीजें होती हैं जो केवल अनुभव की जा सकती हैं, जैसे कि दर्द, प्यार, घृणा। देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, किलोग्राम में वजन कर सकते हैं, मीटर में नाप सकते हैं। तो जो माइंड है वो किस पे फोकस करता है? मन। वो दिखता नहीं है, वो सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर दिखता है? नहीं दिखता ना। क्या दिखता है? हार्डवेयर। आप किसको टच कर सकते हैं? आप किसको फील कर सकते हैं? फील किसको करेंगे? और हार्डवेयर किसी काम का नहीं जब तक सॉफ्टवेयर ना हो। एग्री विद मी? Yes, ma'am. एग्री विद मी? Yes, ma'am. तो अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट रखिए अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। हेल्दी खाइए, हेल्दी सोचिए, हेल्दी कंपनी में रहिए और हेल्दी रिजल्ट पाइए। ठीक है? यस मैम। माइंड कहता है कि जब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो क्वेश्चन आता है वो क्या लेकर के जाते हैं ऑपरेशन थिएटर में, क्योंकि मन के अंदर तो फीलिंग्स भी होती है। फीलिंग्स भी होती है नहीं होती है? और बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती है। अच्छा, आपने किसी डॉक्टर को देखा है कि वो ऑपरेशन थिएटर में अपने नियर डियर को ऑपरेट कर रहा हो? कोई डॉक्टर या अपनी पत्नी का ऑपरेशन कर पाता है? माता का ऑपरेशन कर पाता है? किसी और से कराते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो दूसरा पोर्शन है ना, माइंड वाला, वो एक्टिव हो जाता है, इमोशंस उनके हावी हो जाते हैं, फीलिंग्स उनकी हावी हो जाती है, इसीलिए वो किसी और से ऑपरेट कराते हैं। तो डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में क्या लेकर के जाते हैं? ब्रेन। फीलिंग्स को साइड होता तो माइंड भी उनके साथ है, लेकिन वहाँ पे वो एक्टिव नहीं होता। मेन फोकस ब्रेन पे होता है। क्या सीखा है उन्होंने ड्यूरिंग एमडी की डिग्री, एमबीबीएस की डिग्री, स्पेशलाइज्ड फील्ड में आइज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसको वहाँ पर अप्लाई करते हैं। जो डिटेक्टेड एरिया है उसको क्या करते हैं? ठीक करते हैं और बाहर आ जाते हैं। इतना पे करना है इनके फैमिली मेम्बर्स को तो इतने दिन बाद छुट्टी मिल जाएगी, दैट्स इट। उन्हें मतलब नहीं है। साइकोलॉजी कहती है इससे बियॉन्ड भी चीज़ें होती हैं, इससे बियॉन्ड भी चीज़ें होती हैं। वहाँ पर कौन काम करता है? साइकोलॉजी। डॉक्टर की ड्यूटी है कि वो ऑपरेशन के बाद अगले दिन आके पूछे कैसे हैं आप श्रीमान, माता जी कैसा अनुभव कर रही है, जल्दी छुट्टी कर देंगे आपकी, ठीक हो आप। उनका जो रिकवरी है उस बीमारी से, उसका रेशियो बढ़ जाता है जब आप उसको साइकोलॉजी का ट्रीटमेंट देते हैं। राइट और रॉन्ग? एग्री विद मी? Yes, ma'am. आपको चोट लगी हो, कोई साथी पीछे से कह दे अरे कुछ नहीं यार, ऐसी चीजें हैं चलती रहती हैं, वो दर्द आपको फील नहीं होगी। Yes, ma'am. तो बच्चों की तरह रो रहे हो, वो दर्द कम हो जाएगा। ठीक है? Yes. तो साइकोलॉजी का ट्रीटमेंट भी अपनाते रहें अपनी लाइफ में, खुद भी मोटिवेट रहें और दूसरों को भी मोटिवेट करते रहें। ठीक है? लेकिन पढ़ाई के साथ समझौता नहीं करना कभी, उसी से आपकी पहचान बनने वाली है। ठीक है? चलिए, इसके बाद अब तक कोई डाउट और क्वेरी है तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
पानी पीना है तो पानी पी लो। Is nervousness is a part of or origin of anxiety? यस, ये सिम्टम्स हैं कि आप एंजाइटी की तरफ जा रहे हैं। अगर आप नर्वस हो रहे हैं, अगर आपको स्टेज फोबिया है और आपके पेट में जैसे मैं कहूँ मैं यहाँ हूँ, आपके पास बैठी हूँ और कोई बोले आप किसी किचन में वहाँ जाके बोलना है, तो ये हाथों में पसीने आना और ये पैरों में ऐसे, ये सब नर्वसनेस कहीं ना कहीं एंजाइटी को पैदा करने के लक्षण हैं। ठीक है, और आप यहाँ पर आने के लिए उत्सुक है, मुझे वहाँ जाना है जहाँ पे हम खड़ी हैं, कॉन्फिडेंस है आप, और अपने एंजाइटी के ऊपर क्या कर लिया है, उसको हैंडल कर लिया है। लेकिन वो एक दिन में नहीं होगा, या तो आप क्लास को भर रहे होंगे, ठीक है, या आपने बड़े क्राउड को पहले रिप्रेजेंट किया होगा। ठीक है, तो कहीं भी मौका मिले आपको तो रिप्रेजेंट करें क्राउड को, क्लास को, ये ग्रुप को, अपने स्कूल को, उस मौके को जाने दें। उस टाइम में वो समझाने वाला नहीं होता है, और वो चीज़ें आगे चल के बहुत काम आती है। ये आने में डर नहीं लगता, मन करता है बार बार मैं वहाँ जाऊँ, लोग मुझे देखें, मुझे सुने। ठीक है, नाइस क्वेश्चन। क्वेरीज आनी चाहिए क्लास में से। क्वेरीज का मतलब है कि आप सुन रहे हैं, आपके दिमाग काम कर रहा है। ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग हो रही है आपकी, क्रिटिकल थिंकिंग हो रही है आपकी। ठीक है, 1 घंटे का पता ही नहीं चला कि स्टूडेंट्स पता चला 1 घंटे का? चलिए अब चलो कोई बैठो तो पूछो, फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। आगे इधर पढ़ाते हैं सेशन। काफी दूर से बच्चे आए हैं, है ना, उनको लेके जाना होगा। मैं इमोशनल को कंट्रोल कैसे करें? जो बाहर निकल जाता है। आपका एज ग्रुप क्या है? मैं अभी 19 टीनेज में हो। हार्मोन्स बहुत स्पीड से चेंज हो रहे हैं आपके इस टाइम, और डिसीजन मेकिंग भी आपकी अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। आई राइट? आप गलियों में रहते हैं, ये सही है, कभी ये गलत है, कभी ये गलत है, कभी ये सही है, डिसीजन नहीं ले पाते। आई राइट? ठीक है, तो इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है 19 की एज में? पापा आपके आइडल है, मम्मी आपके आइडल है? पापा आपका आइडल। कैसा है उनका इमोशंस, स्ट्रॉन्ग है या भावुक हो जाते हैं? उसी का इफेक्ट है। आप चाहते हैं आप इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करें, ये आपके पर्सनालिटी की ग्रूमिंग में वीक पॉइंट ना बन जाए। जैसे कई बार होता है ना कि हमें इस कंडीशन आ जाती है तो मैं कई बार हो जाते हैं कि मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, लेकिन कई बार वीकनेस हो जाती है। आपके साथ जो हो रहा है बेटा वो जेन्युइन है, नॉर्मल है, उसको जैसा हो रहा है होने दीजिए। ये एज है ऐसी, यहाँ पर भावों का पैदा होना जरूरी है। अगर यहाँ भावों पे आपने कंट्रोल कर लिया तो आपकी पर्सनैलिटी डिसबैलेंस हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एक नेचुरल प्रोसेस में कोई चीज जब डेवलप हो रही होती है उसको रोकना नहीं चाहिए। ये जेन्युइन है, अभी चलने दीजिए इसको बेटा। ठीक है, ये प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट होती है जब 30 प्लस में आ जाता है, तब भी कंट्रोल नहीं कर पाता, बच्चों वाली हरकतें कर रहा होता है। जहाँ रोना चाहिए वहाँ वो हंस रहा होता है, और जहाँ हंसना चाहिए वहाँ वो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है बेटा। ये जेन्युइन है आपका, इसको चलने दीजिए। ठीक है, चलने दीजिए। और कोई क्वेश्चन पूछ लो। हाँ बेटा, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा। बहाने बनाना कैसे कम करें, कैसे कम करें आप सीखें हम कैसे। मैम बहाने बनाने सिखा दो, बहाने बनाने कैसे हम बंद करें। ठीक है, आपकी एज 20, हाँ वही एज ग्रुप है, जेन्युइन है, ये तो होना ही है। फ्रेंड्स आइए बताती हूँ क्या करना है। बहाने बनाना ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये हम लेके पैदा होते हैं। ठीक है, प्लस इसमें ऐड करता है कौन? हमारी सोसाइटी, हमारा नेबरहुड, हमारे क्लासरूम के स्टूडेंट्स, हमारे दोस्त, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं वो लोग। अगर वो बहानेबाज है ना, हम बच नहीं सकते। तो पहले चिन्हित करिए कि कौन ऐसे लोग हैं जो बहाने बनाने में माहिर हैं, जिनसे आप सीख रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कमिटमेंट करिए उन लोगों से जो उस काम के लिए जो आप कर सकते हैं, अदरवाइज उसमें थोड़ा एक्सक्यूज छोड़ दीजिए। मैं करूँगा लेकिन इसके साथ साथ कह नहीं सकता 1 घंटे में, 3 घंटे भी लग सकते हैं, इवन मैं कर लूँगा, उसमें कहीं ना कहीं पोज छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपकी एज ऐसी है, कहीं ना कहीं आप ढीले रह सकते हैं। ठीक है, तो एक्सक्यूजेस का तो ये है, एक्सक्यूज कम करने के लिए कमिटमेंट वहाँ करिए जहाँ पूरे हो सकते हैं और ज़्यादा लोग कॉन्टैक्ट में ना रहें।
क्योंकि अभी आपको क्या, अभी आप कौन है, टेकर है, नोट गिवर। अभी आपको लेना है, अभी आप देने वाले नहीं है। और जब हम लेने वाले होते हैं तो बहाने कहाँ से होंगे बताइए? जिस एज में हमें लेना ही है परिवार से, क्लासरूम से, सोसाइटी से, तो वहाँ बहाने क्यों बनाने? हाँ तो चुपचाप कहते रहो। हाँ वहां कह सकते हो जहां कोई सक्सेस हो गया है, वहां बहाने बनाए तो वहां तो जैनविन है। अब घरेलू काम में बहाने बनाना ये तो छोटी चीज है, ये चलती रहती है, तो इग्नोर करिए, ठीक है। और जो बनना चाहते हैं उसको अपनी फैमिली के साथ शेयर करिए। मम्मी मैं आने वाले समय का IAS हूँ, मम्मी मैं आने वाले समय की IAS हूँ, PCS हूँ। अपना एटीट्यूड ऐसा ही बनाइए जो आपको बनना है, और अपना डेली बिहेव भी ऐसा ही होना चाहिए जैसे कि आप एक ऑफिसर हैं, ठीक है। जब आप जैसा बिहेव करने लगते हैं आप ऐसा ही बन जाते हैं। ऐसे ही पढ़िए भी और ऐसा खाइए भी, ऐसा व्यवहार भी करिए, रूल रेगुलेशंस आपके ऐसे हों, डेडिकेशन आपकी ऐसी हो, आपका जो फिजिक है वो भी देखना ऐसे ही बन जाएगा धीरे धीरे, बिल्कुल ऑफिसर की तरह, ठीक है। आपने देखा होगा ऑफिसर्स को अलग दिखाई देते हैं, चाहे उनका रंग कैसा हो, उनका रूप कैसा हो, किसी भी जाति धर्म के हो, लेकिन कुछ चीजें होती है ना जो औरों से उन्हें अलग करती हैं, वही तो है वो जो अलग कर रही हैं, उनकी डेडिकेशन जो लंबे समय से उन्होंने की है, ठीक है। वही आपको करनी है, क्या साधना, किसके लिए? अपने उद्देश्य के लिए, ठीक है। साधना है अपने आप को भीड़ से अलग हटके। आपका सिलेबस आपके हैंड में होना चाहिए, जिस चीज की तैयारी करने चाह रहे हैं उसकी कंसर्न बुक्स आपके पास होनी चाहिए, अच्छे राइटर्स की, ऑथेंटिक, अपने सीनियर्स की हेल्प लें, जो सक्सेस पा गए हैं उनके इंटरव्यूज पढ़ें, वहां से उठाएं किताबें, उनको जाके चेक करें। तभी अगर दिल्ली बहुत सस्ती किताबें मिलती है, 70% तक, 50% तक मिल जाती है सस्ती किताबें, न्यू वॉल्यूम भी। बेटा कोई प्रॉब्लम है क्या? बात कर रही हो आप बीच बीच में, बेटा पूछो मुझसे, बातें तो बाद में कर लोगे, थोड़ी देर बाद आप जाने वाले, मैं तो नहीं मिलूंगी। तो मिलना हो तो आ जाना डायरेक्ट पटनी, ठीक है ना, वहीं पे मैं लेक्चर आ रही हूँ, वेलकम है आपका। लेकिन अच्छा नहीं लगता ना बेटा कि क्लास में टीचर खड़ा होकर के आपको समझा रहा हो आपके भविष्य को लेकर, तो अच्छा नहीं लगता सामने वाले को। चलिए, तो जो आपको बनना है, आपको टीचर बनना है, आपको LDC का एग्जाम क्रैक करना है, बैंक PO का एग्जाम क्रैक करना है, आपको लेखपाल बनना है, या आपको कुछ भी बनना है, आपको उस फील्ड का पूरा सिलेबस आपके हैंड में होना चाहिए। आपके स्कूल जो आपका घर है वहाँ, जो आपका स्टडी रूम है वहाँ चस्पा होना चाहिए, प्रीवियस पेपर की बुकलेट होनी चाहिए, प्लस किताबें ऑथेंटिक होनी चाहिए। 4-5 लोगों से क्रॉस चेक करके तभी किताबें खरीदना, मेरी स्पेशल सलाह है आपको, आपने इसकी किताबें मत खरीदना। और UPSC और PCS की तैयारी करने वाले बच्चे सबसे पहले NCERT पढ़ें, फाउंडेशन है वो कहाँ कहाँ काम करता है, एक तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, प्लस जब आप मेंस लिखते हैं तो आपके पास बहुत सारा भंडार होता है शब्दों का, आपके पास बहुत सारा भंडार होता है शब्दों का जब आप मेंस लिखते हैं। और जब आप मेंस लिखते हैं, इंटरव्यू में बैठते हैं, तो आपका जो शब्द कौशल है, शब्द जो निकलते हैं ना आपके, वो इतनी तारतम्यता के साथ निकलते हैं बोर्ड के सामने भी, वो आपको रिजेक्ट तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप धरातल की बातें बोलते हैं, क्योंकि आप NCERT पढ़ के आए हैं, ठीक है, क्लियर? चलिए पानी वगैरह पीना था, और कोई डाउट है? UPSC का पैटर्न पता है? GS के 2 पेपर होते हैं, पहले 100 क्वेश्चन, कितने मार्क्स का? 200 मार्क्स का, नेगेटिव मार्किंग होती है। GS स्टडीज का सेकंड पेपर, जिसको CSAT भी बोलते हैं। CSAT की फुल फॉर्म क्या होती है? सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, पता होना चाहिए। इंटर में पूछ लेते हैं, केवल पता होता है लेकिन वो कंफ्यूज, कितना कॉमन क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, ना कि नॉलेज, ठीक है। चलिए, GS स्टडीज फर्स्ट, GS स्टडीज सेकंड, पहले में 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होगी। सेकंड जो पेपर होगा आपका जनरल स्टडीज का CSAT, उसमें 80 क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स के? 100 मार्क्स के, उसमें भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। आपका GS फर्स्ट पेपर तभी चेक होगा जब आपका CSAT क्वालिफाई होगा 33% के साथ, पता होना चाहिए। अब करते हैं मेंस की बात। मेंस में कितने पेपर होते हैं UPSC में? 9 पेपर।
कितने होते हैं? 9 पेपर होते हैं। कॉन्फिडेंस के साथ बोला करो ना। 2 आपके कैसे होते हैं? क्वालिफाइंग लैंग्वेजेस। फिर आपके 5 पेपर होंगे, कौन कौन से? आपका ऐसे होगा और 4 आपके जनरल स्टडीज के होंगे। 5 के बाद 6 और 7 नंबर ऑप्शनल होगा। ठीक है, कितने समय सीमा कितनी होगी? 3-3 घंटे। ठीक है, इस तरीके से फिर आपका बात रिव्यू होगा। ये आपका पूरा परफॉर्मा है। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं आप? पता है किसी को? जनरल, यूपीएससी 6 टाइम। एज रिलैक्सेशन है? एज रिलैक्सेशन है? नो। अच्छा चलिए, ओबीसी के लिए 9 टाइम्स। उम्र में कितनी छूट है? 3 इयर्स। SC ST अनलिमिटेड। भूतपूर्व सैनिक या जो सेना में 5 वर्ष की सेवा दे चुका है उसको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी में 3 तरह की सेवाएं होती हैं, ऑल इंडिया लेवल, ग्रुप ए, ग्रुप बी। ठीक है, अब इसमें भी जो हमारे इंडियन नेशनैलिटी के हैं वो तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्लस जो भूटान नेपाल के हैं उनके लिए भी समय सीमा निर्धारित कर दी गई है कि 5 वर्ष से ज्यादा ना रह रहे हो या पहले से ना रह रहे हो, वो भी क्राइटेरिया आपको देख लेना है। अगर आप नेपाल या भूटान से हैं, भूटान में ये रूल फॉलो होता है, भूटान के साथ ये कंडीशन अप्लाई है, नेपाल के साथ कंडीशन अप्लाई नहीं है। उन्हें ग्रुप बी की जॉब दी जाती है, वो आप जानते हैं क्यों दी जाती है, समझ गए होंगे। जो अदर इतना नहीं समझते हो, कुछ लोग समझे कि क्यों उनको बी की दी जाती है, समझे कुछ लोग? कौन कौन समझ पाया? बताओ। राइट, हमारा इंडिया है तो अपनी कोई भी कॉन्फिडेंशियल सब कुछ के हाथ में नहीं दे सकते किसी दूसरे के हाथ। इस क्लियर हुआ? पता होना चाहिए, आपका 6th सेंस भी काम करना चाहिए। ठीक है, यूटी समझ में आता है? यूनियन टेरिटरी क्या होता है? यूटी क्या होता है? यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। कितने हैं? 8। कौन कौन से याद है? कौन कौन गया है टेरिटरीज में? यूटी में कौन कौन गया है? चंडीगढ़ गए हो? दिल्ली गए हो? ये क्या है? यूटीज। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आप लक्षद्वीप जाओ और निकोबार जाओ। ठीक है, आई होप कि आप सिविल सर्वेंट बने और वहां की सेवाएं दें यूटीज में। ठीक है, हमारे मित्र हैं यूटी में, आप आ गए, दिल्ली में आ गए, एसडीएम है पोस्ट क्लास के। अच्छा, लेकिन वहां की लाइफ थोड़ा टफ होती है, फ्रेश वेजिटेबल्स नहीं मिल पाती और एयर भी ऐसे वाली नहीं होती क्योंकि वो समुद्र से आ रही है, और धूप ऐसे वाली नहीं होती कि रेत से रिफ्लेक्ट होके वो आपके पास आती है जब टापू पे रहते हैं। तो लाइफ थोड़ी स्ट्रगल वाली है लेकिन एंजॉय होता है क्योंकि आप सिविल सर्वेंट हैं, आपकी रैपो है वहाँ पे, आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है आप कहीं भी जाते हैं तो। ठीक है, तो थोड़ा सा स्ट्रगल फिर पीछे चला जाता है सुविधाओं के सामने, रैपो के सामने, सेटिस्फेक्शन के सामने। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको पहले क्या करना है? खूब सारी मेहनत, किसके साथ? साधना के साथ। ठीक है, जैसे एक साधु करता है। ओके, चलिए कुछ और पूछना है? कोई और क्वेरी है? मैं पूछूं? क्वेश्चन है, द्वीप समुद्र पर जहाँ पे दूर दूर कोई पेड़ नहीं होता तो वहाँ पर ऑक्सीजन होगी? देखिए, जरूरी नहीं जब पेड़ ऊपर है उससे ऑक्सीजन मिले, तो समुद्र के अंदर हमारी जो होती है ना घास फूस वनस्पति, वहां से भी ऑक्सीजन जनरेट होती है डियर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपका जेन्युइन था, गुड। ठीक है ना, जो ऑक्सीजन होती है जरूरी नहीं कि बाहर से ही आपको मिले, वो कहीं ना कहीं समुद्र में जो अंदर वनस्पतियां होती है वहां से भी जनरेट होती है, अदरवाइज जलीय जीव सर्वाइव कर रहे होते। ये भी सोचने वाली बात है। तो कहाँ से आई? कुछ जीव ऐसे होते हैं जो प्योर ऑक्सीजन लेते हैं। चलिए ये बताइए, डिफेंस स्टडीज किसी ने पढ़ा है?
सेम ईयर में पढ़ा है? चलिए, अब हमारे टॉपिक से अगला एक टॉपिक है एनालिटिकल एबिलिटी। अभी हमने किस पे डिस्कस किया? इंटरपर्सनल स्किल्स पे हमने डिस्कस किया आज तक। अब हम करेंगे इसी टॉपिक में आगे एक टॉपिक, उसका नाम क्या है? एनालिटिकल एबिलिटी। एनालिटिकल कहाँ से डेरिवेट हुआ? एनालिसिस से। एनालिसिस को हिंदी में क्या कहते हैं? विश्लेषण। और एक होता है सिंथेसिस करना, संश्लेषण। एनालिसिस का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े कर देना, किसी चीज को बांट देना, टुकड़े टुकड़े कर देना। और सिंथेसिस उसको नए रूप में जोड़ के देखना, उसको न्यू क्रिएट करना, क्या कहलाता है? सिंथेसिस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? संश्लेषण। एनालिटिकल एबिलिटी का मतलब ये है जब आप अपनी स्टडीज कर रहे हैं या वर्क फील्ड में हैं तो आप कैसे कोई घटना घट गई उसको कैसे डिफरेंट फिनोमिनॉन में डिवाइड करके आप उसको इकट्ठा करेंगे कि क्या क्या ऐसे फैक्टर रहे होंगे जो ये घटना घटित हुई, इसके नियर डियर ने इसको अंजाम दिया है, कोई अननोन आकर के इसको अंजाम दे गया। कि ऐसा तो नहीं कि आप किसी ऐसे जेन्युइन बंदे को ही फंसा दें जिंदगी भर को आपको बददुआ देता रहे। तो वहां पर आपको एज ऑफिसर क्या यूज करना है? अपना एनालिटिकल एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब क्या होता है? योग्यता। किसकी योग्यता? एनालाइज करने की योग्यता। एनालाइज करने की योग्यता एक दिन में आती है? धीरे धीरे आती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्या डेवलप होता है? डिसीजन मेकिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्या डेवलप होता है? डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग से आपकी एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप होती है। ठीक है, क्लियर? आप देखना, वॉच करना अपने डेली रूटीन को कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कितनी अच्छी है। जो सुबह आप ड्रेस पहन के निकले हैं, आप कितने खुश हो ड्रेस को पहन के, इस सूज को पहन के, आपका डिसीजन क्या, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग जो थी वो एबिलिटी कितनी अच्छी रही। तो वही आपके आगे चल करके आपकी पर्सनैलिटी को क्या करेगी? एनहेंस करेगी। ठीक है, और आपकी एनालिटिकल एबिलिटी को डेवलप करेगी। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपका इंटरव्यू ऐसे बोर्ड में है जो 7th फ्लोर पे है। ठीक है, अब 7th फ्लोर पे है और आपका जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो बोलते हैं कूद, यहाँ से कूदिए, यहाँ से कूदिए। तो यहाँ पर क्या काम करेगा आपका? एनालिटिकल एबिलिटी। चाह क्या रहे हैं वो? उनकी बात भी पूरी हो जाए और आपको हार्म भी ना पहुंचे, आपको कोई लॉस भी ना हो। क्या रिएक्ट करेंगे उस टाइम आप? पीछे हाँ, वहीं से उन्होंने कहा यहाँ से कूदिए, वहीं पे जंप करने की बात नहीं कर, यहाँ से विंडो की तरफ इशारा है, विंडो की तरफ इशारा है। रिएक्ट कर कोऑपरेट इंस्ट्रक्शंस दे रहा है आपको, विंडो से विंडो की तरफ करके यहाँ से कूदिए। तब क्या करेंगे? अंदर की तरफ। क्लियर? तो ये क्या हुआ? हाँ, उन्होंने बाहर और अंदर की तो कही नहीं ना, कूदना है ना। बैठ जाइए। तो ये क्या है? आपके एनालिटिकल एबिलिटी। आपके सामने उन्होंने बोला एक आधा जो एप्पल है कटा हुआ वो किसकी तरह होता है? किसकी तरह होता है? आधे सेब की तरह होता है। कॉमन सी चीज, लेकिन कई बार हमारे कैंडिडेट यहाँ पर भी जवाब नहीं दे पाते। ये कहलाती है हमारी एनालिटिकल एबिलिटी कि आपने कैसे उसके माइंड की चीजों को कैच किया, वो चाह क्या रहा है आपसे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जो फीमेल कैंडिडेट से पूछ ले जाते हैं और कई बार मतलब शर्मसार हो जाती हैं वो महिलाएं या वो लड़कियां कि वो बोल नहीं पाती, लेकिन उनके जवाब बड़े लॉजिक वाले होते हैं क्योंकि वो फील्ड में जा रही हैं और एक ऑफिसर बनकर उनके सामने ऐसी बहुत सारी समस्याएं आएंगी जहाँ जेंडर को लेकर भी कमेंट किए जाएंगे, तो कैसे वो हैंडल करेगी, इस चीज को भी वहाँ पर सिखा दिया जाता है। ठीक है, जो मैंने बताया था कि पद पाना आसान है, इसको मेंटेन रखना तो मानते हैं इस चीज को? मानते हैं। इसीलिए खुद को तैयार कर लीजिए कि वहां जाकर आपके पद को कोई ये ना कहे कि कौन आ गया भैया अफसर। ठीक है, कोई ये कहे कि हाँ भाई ये आया है अफसर, इसने अपने पद को अच्छे से मेंटेन किया और वाकई में इसके लिए बना था। चाहते हैं ना सभी, इसके लिए जी तोड़ करके मेहनत करिए और क्रिटिकल थिंकिंग और जो एनालिटिकल थिंकिंग है उसको अच्छे से क्रिएट करिए, एबिलिटी अपनी तैयार करिए। ठीक है, और एटीट्यूड प्लस एप्टीट्यूड। एटीट्यूड हम बनाते हैं यहाँ पर, कहाँ? धरती पर जब हम पैदा होते हैं, और एप्टीट्यूड हमारा बाय बर्थ आता है। कैसे आता है? बाय बर्थ। ठीक है, एटीट्यूड कहाँ बनाते हैं हम? यहाँ आकर के जब हम पैदा होते हैं, और एप्टीट्यूड बाय बर्थ आता है।
क्लियर? यस मैम। तो एप्टीट्यूड को तो चेंज नहीं कर सकते, एटीट्यूड को तो चेंज करिए, ठीक है ना? चलिए, जब हम अपने सिलेबस को रीड करते हैं या एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, प्रॉपर हमारे पास स्टडीज हैं, आपके पास सिलेबस है, आपके पास रीडिंग मटेरियल्स है, लेकिन आपका मन नहीं है, आपका मन नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए उस टाइम? आप बुक को बंद करिए, उस सब्जेक्ट की कोई मूवी देखिए, उस सब्जेक्ट की कोई मूवी देखिए। उससे क्या होगा, आप विजुअली भी देख रहे हैं और ऑडिबल भी, विजुअली भी और ऑडिबल भी चीजें आपको क्या कर रही हैं, एक्टिव कर रही हैं। तो जो किताबों से बोरियत आपको हो रही है, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है और आपका इंटरेस्ट पुनः जागृत हो जाता है। तो ये वाली एनालिटिकल एबिलिटी भी अपने अंदर डेवलप करें, कैसे मैं अपने कंटेंट को तय सीमा में पूरा कर सकता हूँ, ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटेजी है जिनको अपना करके मैं अपने सिलेबस को तय समय में पूरा कर सकता हूँ, सक्सेस रेशियो अपना बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, आपको जो स्मारक है दिल्ली, राजस्थान, जयपुर, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, JNK, ये कोई ऐसे 10-12 हमारे स्टेट हैं जहां मुझे लगता है एक एस्पिरेंट को जरूर जाना चाहिए, जो हिस्ट्री वाले हैं, जो मेंस हिस्ट्री ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी की जो डायरेक्ट जब देखते हैं ना आप विजुअली, वो चीजें हमेशा के लिए याद रह जाती है, आपका पिकनिक भी हो जाता है और आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो भी अच्छे से पूरा हो जाता है। तो प्रयास करिएगा, आपके एकेडमी की जहाँ से आप अपना एकेडमी पूरा कर रहे हैं वहाँ से एजुकेशनल टूर जा रहा है, तो ऐसे प्लेस पर जाने से पीछे ना हटें, लेकिन देखें अपने काम की चीज, पहले ही लिस्ट बना लें कि मैं यहाँ ये चीजें देखूंगा, ठीक है, और उनके नोट्स बनाएं, यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे वाकई में ये चीज है, और उनके फोटो क्लिक भी अपने पास करके रखें, उससे चीजें आपकी लॉन्ग लाइफ के लिए याद रहेंगी। ठीक है, क्लियर? यस मैम। चलिए, अब ये बताइए, जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, एक काउंसलर बैठता है, साइकोलॉजिस्ट बैठता है, जब आपका इंटरव्यू होता है, जैसे ही आप एंटर होते हैं और जब तक आपका इंटरव्यू चलता है, उसकी पूरी निगाह आपके ऊपर रहती है, वो आपसे एक भी सवाल नहीं पूछता, वो आपसे एक भी सवाल नहीं पूछता। ऐसा वो क्या देख रहा है आपके अंदर? जितनी चीजें मैंने शुरू से अब तक डिस्कस की है, वो सारी चीजें का पहचान कर कि क्या ये पर्सन जिस पद के लिए अपॉइंट होगा, क्या वहाँ जस्टिस कर पाएगा, इमोशंस के साथ, स्ट्रेस के साथ, एम्पैथी के साथ, सेल्फ अवेयरनेस के साथ, क्रिटिकल थिंकिंग के साथ, क्रिएटिव थिंकिंग के साथ, एम्पैथी के साथ और सिंपैथी के साथ, इसके साथ साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप उनके सबके साथ मर्ज करके कैसी होगी, ओवरऑल बिहेव कैसा करने वाला है। ठीक है, ओके, ये सब चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। बाकी आपके पास किताबें तो होती ही हैं, नो डाउट, अच्छी अच्छी किताबें आ रही हैं। राजावस्था किसकी फेमस बुक है? बहुत धड़ल्ले से दिखती है और बहुत अच्छा कंटेंट है। अगर आपने एक पेज भी पढ़ लिया ना पूरे दिन में, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट मानती हूँ मैं एस्पिरेंट का। उसका एक पेज इतना ज्यादा क्वालिटी वाला है और कलरफुल, जिस तरीके से उन्होंने लिखा है ना, इंक कैसे कैसे यूज की है उन्होंने उसमें, बहुत सुंदर प्रिंट है। कवर कैसा है? ग्रीन, डार्क ग्रीन। मौका मिले तो लीजिएगा, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो सेवा में वाकई में दिलचस्पी रखते हैं, दिल से, शिद्दत से, वो राजावस्था जो किसकी है, लक्ष्मी, जरूर खरीदें, बहुत अच्छी किताब है। महेश वर्णवाल, NCERT कंबाइंड आ रही है, कंपाइल होगी महेश वर्णवाल की, बहुत अच्छी किताब है, उसको परचेज करना। महेश वर्णवाल, वॉल्यूम उनके 10-12 वॉल्यूम है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, सबके, है ना। अपने सिलेबस को उठाना, पहले जो रिकमेंड कर रहा है उसी किताब को खरीदना, एक्स्ट्रा मत खरीद के रखना बेटा, ठीक है। महेश वर्णवाल बहुत अच्छी बुक है, खुद मैंने पढ़ी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। एक एस्पिरेंट की लाइफ में ऐसी क्या चीज होनी चाहिए जो उसको औरों से अलग करती है? हाँ, उसका डेडिकेशन, गुड,
और क्या चीज ऐसी होती है जो उसको स्ट्रेटेजी, टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी। कितना पंक्चुअल है वो। जरूरी नहीं है कि आज वो 6 घंटे पढ़ा, कल को कुछ नहीं पढ़ा, भले ही 1 घंटा पढ़े लेकिन कंटिन्यू रखे। पंक्चुअलिटी इज मस्ट, डिसिप्लिन इज मस्ट, डेडिकेशन इज मस्ट, टाइम मैनेजमेंट इज मस्ट। ठीक है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट में टाइम लगता है, महीने गुजर जाते हैं। ठीक है, लेकिन पटरी पे आ जाते हैं, असली एस्पिरेंट आ जाते हैं। ठीक है, चलिए। तो मैंने शुरुआत में एक लाइन बोली थी, किसी को याद है अभी तक आने के बाद? ये क्या कहा जाता है? आपने लिखा भी देखा होगा, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। लेकिन मैं कहती हूँ बेस्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। देखिए तो सही, प्रैक्टिस किस चीज की कर रहे हैं? गार्बेज की प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे हैं कि इनपुट में गीगो पॉइंट हो रहा है, गीगो मींस गार्बेज इन गार्बेज आउट, या गार्बेज तो नहीं स्टडी कर रहे हैं। तो अचीवमेंट कैसे मिलेगा? कि मैं प्रैक्टिस तो कर रहा हूं। किसकी कर रहे हो? किसकी कर रहे हो? बेस्ट प्रैक्टिस करनी है, बेस्ट चीजों की। ठीक है, तभी आपका जो आउटपुट है वो कैसा होगा? औसम होगा, मार्वलस होगा और हमारी सोसाइटी के लिए फ्रूटफुल होगा। ठीक है, तो चेक करिए आप मेहनत कहाँ कर रहे हैं। मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं वॉक करके आई हूँ 5 किलोमीटर, कहाँ? छत पे। ठीक है, कैसे? नंगे पैरों से। मम्मी हाँ मैं वॉक करके आया हूँ 5 किलोमीटर, कहाँ? बताओ भाई, कहाँ कहाँ वॉक करके आया हूँ? जहाँ की एयर बहुत ज्यादा पोल्यूट थी। घूमने का फायदा हुआ? उल्टा क्या हुआ? नुकसान। तो देखिए आप काम क्या कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। पहले प्लेस डिसाइड करिए, मैटर डिसाइड करिए, कंटेंट डिसाइड करिए, पढ़ क्या रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अपने अब जो हेल्दी स्टाइल है आपका जीवन का, वो ये है ईट हेल्दी, लुक हेल्दी, डू हेल्दी एंड गेट हेल्दी। ठीक है, हेल्दी हेल्दी लेंगे तो हेल्दी ही पाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़े। दो ऐसे व्यक्तियों के नाम बताओ जिन्होंने सोसाइटी के लिए सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया। नेशनल पर्सनालिटी इंडिया की। सरदार वल्लभ भाई पटेल, APJ अब्दुल कलाम। इनके पीछे की हिस्ट्री क्या जानते हैं आप? क्यों वो महान बने? नेशन के लिए बस सैक्रिफाइस किए, हाँ, नेशन के लिए ही डेडिकेटेड है। एक तरीके से कहा जाए निस्वार्थ भाव से उन्होंने देश की सेवा की, अपने खुद के हितों को पीछे रखते हुए। ठीक है, यही तो है ना, अगर एक लाइन में कहा जाए तो उन्होंने कैसी सेवा की देश की? निस्वार्थ से। ठीक है, और वो कोई करोड़ों में या हजारों में एक ही बंदा लाखों में करता है, हर कोई नहीं करता है। ठीक है, दैट्स इट। चलिए, अब तक सब कुछ क्लियर है? अभी बजट आया है आप लोगों का। सबसे ज्यादा जो बजट दिया गया है वो किस मिनिस्ट्री को दिया गया है, किस विभाग को दिया गया है? आप एस्पिरेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा ग्रांट किसको अलोकेट की गई है? नहीं बेटा, किसको? नहीं, डिफेंस को। सबसे ज्यादा जरूरी होती है हमारी सुरक्षा। अगर हम सेफ नहीं है तो क्या करोगे? तो सबसे ज्यादा ग्रांट कहाँ एलोकेट की गई है? डिफेंस को, जिसके ऊपर पर्सन चिन्ह भी लगाए गए हैं, जिनको नलीफाई कर दिया गया। ठीक है, डिफेंस इज मस्ट। सुरक्षित ही नहीं रहेंगे तो क्या कर लेंगे हम? ठीक है ना, तो पता होना चाहिए किस पे ज्यादा ग्रांट दी जा रही है। अभ्युदय योजना कब जारी की गई? पहली क्लास कब शुरू हुई? उद्घाटन कब हुआ? 16 फरवरी को क्या दिन था? बसंत पंचमी के उपलक्ष्य पर हमारे बहुत ही क्या कर्मठ
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा कर कमलों द्वारा अभ्युदय योजना का क्या किया गया, शुभारंभ किया गया। ठीक है, जिसके अंतर्गत आप यहाँ बैठकर अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ एक एस्पिरेंट के तौर पर आपसे कहा जाए कि आपको ऐसे बच्चे को पढ़ाना है जिसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, आप किस तरह से उसको पढ़ाएंगे? उसके पास कुछ भी नहीं है, मतलब किताबें नहीं है उसके पास। टीचर मस्ट होता है। मैम ज्ञान के लिए किताबें जरूरी नहीं होती। लेकिन जो बच्चे जिस लेवल का वो बच्चा है वहाँ पे उसका जो ये लेवल हाई नहीं है बेटा, वहाँ पर उसको उसकी मोटर स्किल भी तो डेवलप करानी है ना। यू फिंगर से स्टार्ट होती है, क्या करेंगे वहाँ पे आप? उसका हम एडमिशन कराएंगे। एनालिटिकल एबिलिटी यही तो है। एक बच्चे को फाइनेंस सपोर्ट की जरूरत है, उसकी स्कॉलरशिप करवाएंगे, ओलंपियाड में उसको पार्टिसिपेट कराएंगे। ठीक है, किसी के घर बिजली नहीं आ रही है, कनेक्शन लेना है, उसको विद्युत विभाग का रास्ता बताएंगे, हेल्पलाइन नंबर देंगे। अपने स्तर से ये तो कर सकते हैं हम। ठीक है ना, तो ये होती है एनालिटिकल एबिलिटी। क्या होती है एनालिटिकल एबिलिटी? कोई घायल पड़ा है रोड पे, 100 नंबर मिलाएंगे? आप खुद तो उसकी बैंडेज नहीं कर सकते ना, तुरंत आप 100 नंबर मिलाएंगे, उसको फर्स्ट एड की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, ये भी आपकी क्या कहलाती है, एनालिटिकल एबिलिटी। ठीक है, कैसे आपको अपने सिलेबस को फिल्टर करके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सेट करना है, ये भी आपकी एनालिटिकल एबिलिटी है। कैसे अपने रिलेशनशिप को आपको मेंटेन करके रखना है, कितना किसको टाइम देना है, ये भी आपकी एनालिटिकल एबिलिटी है। प्लस आपको टेस्ट सीरीज में कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको किस विषय में कितनी मेहनत करनी है, ये भी आपकी एनालिटिकल एबिलिटी है। ठीक है, आपको कितना टाइम अपने किसको देना है, हॉबीज को, और कितना किसको देना है अपनी स्टडी को, ये भी आपकी कौन सी एबिलिटी है। जितनी बढ़िया आपकी क्या होगी, उतना ही सक्सेस रेट आपका बढ़ जाएगा। इन द एंड में ये कहना चाहूंगी आपको, और यही आज का विषय है, क्योंकि साइकोलॉजी का मतलब ये है कैसे आप अपने सोर्सेज को अपने साथ जोड़ करके उसका मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। यही आपकी क्या है, इंटरपर्सनल रिलेशन स्किल्स और एनालिटिकल एबिलिटी। ठीक है, सब कुछ आपके पास है। अच्छा ये बताओ, जो ये मेडिकल स्टोर होता है, क्या उसके मालिक कभी बीमार नहीं होते? दवाई आता है फिर बीमार क्यों होते हैं? मेरा सवाल है, इतनी बड़ी बड़ी किताबों की दुकानें रन करते हैं मालिक, किताबों की दुकान चलाते हैं, बस ISPCS क्यों नहीं बन जाते? जवाब दीजिए मुझे। एनालिटिकल एबिलिटी का एक क्वेश्चन क्रिएट किया मैंने आपके अंदर। उनकी शॉप छोटी है कुछ, मतलब उनकी शॉप तक किया कि बस अपना व्यापार करना, अपनी घर चलाना, अपनी रिक्वायरमेंट्स चलाना। उनके जो एम है वो डिफरेंट है, वो बिजनेस माइंड है, वो ब्यूरोक्रेट्स नहीं है। तो कहाँ पर आई बात आपकी, थिंकिंग पर। ठीक है, अगर ऐसा होता तो जो शॉपकीपर से वो ISPCS होते। ठीक है, और मेडिकल स्टोर वाले के बीमार ना पड़ते, खुद दवाई खा लेते। ठीक है, तो क्यों नहीं वो बनते हैं? इनको बनना बनना है, बनना तो हम में से ही है ना, जो हमारे यहाँ बैठे हैं स्टूडेंट्स उनको बनना है। ठीक है, बनेंगे, मेहनत करेंगे, अभ्युदय योजना को फ्रूटफुल करेंगे। जो हमारे योगी जी ने उम्मीद लगाई है आप लोगों से कि हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो ट्रेनिंग्स की बातों को ध्यान से सुनेंगे और अपने व्यवहार में उतारेंगे ड्यूरिंग स्टडी। क्या उसको फॉलो करेंगे? प्रॉमिस? प्रॉमिस? एक अच्छे सिटीजन बनेंगे? हमारी जो व्यवस्था है सरकारी व्यवस्था, उसमें अपना योगदान देंगे? पक्का? गुड, ऑल द बेस्ट। मैम पाप लगना और एक कोसना में दोनों में अंतर क्या है? अरे बाबा, पाप लगना और कोसना, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। बस ये हो सकता है इनका जो शब्दकोश है अपनी रीजनल लैंग्वेज का आ रहा है,
की भाषा ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो है ना, अदरवाइज आपका क्वेश्चन रेलेवेंट है। ठीक है, कोसना और पाप लगना एक इनपुट है और एक आउटपुट है, एक इनपुट है और एक आउटपुट। कैसे? जब कोई कोसता है, जरूरी वर्बली कोस रहा, वो पाप जब फ्रूटफुल होता है ना तो कहते हैं इसको किसी का पाप लगा है, कोई विकलांग हो जाता है, कोई फेल हो जाता है, किसी के साथ कोई बैड इंसिडेंट हो जाता है, किसी का पाप लगा है। तो एक इनपुट गया और दूसरा पाप के रूप में आउटपुट आया। पहले पाप लग, पहले कोसा जाएगा, पहले इनपुट दिया जाएगा, फिर पाप के रूप में वो आउटपुट आएगा। ठीक है? यस मैम। हम बोलते हैं मतलब जैसे किसी दिल की हिस्सा कर देते हैं या मारते हैं या कुछ भी करते हैं, तो फिलोसफी के क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे। हाँ, हम बोलते हैं कि मतलब वो बोलता है कि उसको पाप लगेगा। मैम ये हमें कैसे फील होगा कि पाप लग रहा है या नहीं लग रहा है? तो टाइम का पता है चलो। हाँ बेटा की बात करते हैं, मैं अपने घर में कैसे करें। एक दो फोटो ले लो क्योंकि मेरे को भी अपने डाइट में जमा करना है फोटो। हाँ सर, एक दो फोटो ले लो, एक दो साल के बच्चों के साथ भी होगी क्योंकि ये रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। हमने सेशन लिया और आज में लिखते हैं फोटो। चलिए क्वेश्चन पूछिए बेटा अपना। हम बोलते हैं मतलब जैसे किसी जंतु या जीव को मारते हैं, वो बोलते हैं कि मतलब आदमी को या पाप लगेगा। हम ये हमें कैसे फील होगा कि हमें पाप लगा है या नहीं लगा? देखिए, जो पाप लगना करने वाली बात होती है ये आपकी आत्मा होती है, सोल, जो हर ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है, किसी भी धर्म को मानने वाला क्यों ना, वो खुद जवाब दे देती है। मैंने आपको एक बात कही थी, जब आप शाम को सोने जाते हैं बिस्तर तो आप गौर से कहते हैं कि मेरे मन से किसी को क्षति पहुंची हो तो मुझे माफ कर देना, तुरंत आपकी आत्मा आपको जवाब दे देती है कि आज आपने कैसे एक्ट और एक्शन किए, इसमें पूछने की जरूरत नहीं। ठीक है मैम जैसे हम खाना खाते हैं, हाँ। गेहूं बनता है, चीज बनता है ना, चावल वगैरह, मैम उसमें भी एक जीव होता है वो बनता है, लेकिन जब हम उसको खाते हैं वो भी तो हमको पाप देता होगा ना, होता होगा जरूर। दही होती है Yes, ma'am. कैसे क्या होता है उसको देख लोगे ना, मैं तो उसको खाने का होगा। कुछ चीजें होती है ना जो जैविक होती है, होनी चाहिए, तभी आपको खाना अच्छा चलेगी, जब आप जीवित रह पाएंगे। कुछ चीजें होती है बेटा, हम प्योर जैन धर्म को फॉलो नहीं कर सकते, साइंस के तज्ञ आ जाते तो जब उसने कोसे वर्गीकरण देखा ना इकाइयों में, साइंस ने वही अपनी स्टडी बंद कर दी थी, मैं तो फ्लॉप हुआ। नहीं आप सर्वाइव कर नहीं पाएंगे बेटा। जैसे आप बोल रहे हैं कि मतलब सोने से पहले सोचना चाहिए हमने क्या क्या किया है, हम खाने के बारे में सोचना चाहिए ना। मोहम्मद जाओ एस्पिरेंट हो, कई बार आटे में ना, आटे में कीड़े पड़ जाएंगे, आपको वो भी खाना पड़ेगा। आके बंद कर, डिफेंस वालों से पूछो जो लद्दाख में रहते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं उनके आटे में, आंख बंद करके खाना खाते हैं। कहाँ जा रहे हो? इमोशंस पार्ट आपको बहुत एक्टिव है, कंट्रोल करिए। क्वेश्चन है जवाब दे रही हूँ बेटा, इस पार्ट को टैकल मत करिए, एस्पिरेंट बन के रहिए। यही बात, खुद को बचाने के लिए हमें किसी को मारना भी होता है, वो पाप नहीं कहलाएगा। मैम ये तो वो सर्टिफिकेट में प्रोटीन की सोर्स के लिए मछलियों को खाते हैं, किसको खाता है? मछलियों को प्रोटीन की सोर्स के लिए। देखिए ये आपका जीभ का टेस्ट है, अब तो आपको जबरदस्ती मैंडेटरी नहीं कह रहा है, प्रोटीन की सोर्स के लिए वो खुद की स्वेच्छा है ना आपकी, मत लीजिए। पढ़िए पहले इसमें बोतल में क्या क्या चीजें हैं, इंग्रेडिएंट्स इसमें क्या क्या चीजें हैं, वो आप खुद की स्वेच्छा पर, कोई जबरदस्ती नहीं खिला रहा है आपको। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, लहसुन प्याज भी नहीं खाती हूँ, कोई खिला नहीं सकता मुझे, जब तक मैं खुद ना खाना चाहूँ। आप खुद की स्वेच्छा पर है। आप नहीं खाते हो? खाती हूँ, मेरी फेवरेट है।